अध्याय 141 पुरुष बहुत तीव्र नहीं हो सकते। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह अगली सुबह जल्दी जाकर व्यावसायिक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने पर सहमत हुए। राजवीर जिंदल ने उस रात भी समय व्यर्थ नहीं गंवाया। उन्होंने अंक खर्च करके विश्वविद्यालय के कौशल प्रशिक्षण कक्ष को किराए पर लिया। उन्होंने कंकालों का आह्वान करना शुरू कर दिया। यद्यपि विश्वविद्यालय का कौशल प्रशिक्षण कक्ष सेना के कक्ष जितना उत्तम नहीं था, फिर भी यह स्वयं ध्यान लगाने की तुलना में बहुत तीव्र था। स्तर 26 के कंकाल तांत्रिक अब 2400 आत्मिक शक्ति की खपत करते थे। उपाधि के प्रभाव के कारण यह आधा हो जाता था, फिर भी इसके लिए 1200 अंकों की आवश्यकता थी। उपकरणों और उपाधि के बोनस को मिलाकर उनके पास कुल 4600 आत्मिक शक्ति थी, जो एक बार में 3 कंकालों का आह्वान करने के लिए पर्याप्त थी। ध्यान लगाकर आत्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करते हुए उन्होंने रात भर में 10 कंकाल तांत्रिकों का आह्वान किया। कंकाल योद्धाओं के लिए आह्वान क्षेत्र में अभी भी स्थान शेष था। राजवीर जिंदल के लिए अधिकांश परिस्थितियों से निपटने के लिए इतने कंकाल पर्याप्त थे। कम से कम समान स्तर के व्यवसायियों के बीच वह अजेय थे। व्यावसायिक प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण आज से ही प्रारंभ हो रहा था। पूरे विश्व में पंजीकरण केंद्र स्थापित किए गए थे। सूर्यप्रस्थ विश्वविद्यालय में भी कई पंजीकरण केंद्र थे। पंजीकरण केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ थी। सामान्य छात्र और स्वतंत्र अकादमियों के छात्र सभी पंजीकरण कराने आए थे। लंबी लंबी पंक्तियां लगी हुई थीं। राजवीर जिंदल ने भीड़ में किसी को खोजना शुरू किया। नित्या सिंह ने धीरे से पूछा, क्या तुम अपनी दीदी को ढूंढ रहे हो? राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया, हाँ। दुर्भाग्य से उन्हें नेहा जिंदल नहीं मिली। नित्या सिंह ने कहा, ब्रह्मदेव सर्वोच्च विद्यापीठ, सृजन विद्यापीठ और अग्निदेव विद्यापीठ विश्वविद्यालय की ये तीनों स्वतंत्र अकादमियां यहाँ नहीं हैं। उनके अपने पंजीकरण केंद्र हैं। तो यही कारण था कि वह उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे थे। राजवीर जिंदल ने नित्या सिंह की ओर देखा, क्या तुम्हें पता है कि वे कहाँ हैं? नित्या सिंह ने अपना सिर हिलाया, मुझे बस इतना पता है कि वे विश्वविद्यालय में नहीं हैं। मुझे सटीक स्थान नहीं पता। दादाजी मुझे नहीं बताएंगे। उनका कहना है कि वहां प्रवेश मिलने के बाद ही मुझे जानने का अधिकार होगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से राजवीर जिंदल ने कभी भी शीर्ष अकादमियों के छात्रों को नहीं देखा था। वे तीनों शीर्ष अकादमियां विश्वविद्यालय से पूरी तरह स्वतंत्र प्रतीत होती थीं। कोई नहीं जानता था कि वे क्या कर रहे हैं। वे अत्यंत रहस्यमयी लगती थीं। ये जानने के लिए व्यक्ति को उनमें शामिल होना पड़ता था। यह अनगिनत छात्रों का स्वप्न भी था। आशा है कि वे प्रतियोगिता के लिए आएंगे। वह केवल इतना ही सोच सकते थे। राजवीर जिंदल। किसी ने राजवीर जिंदल का नाम पुकारा। वह एक युवती की आवाज़ थी। वह स्वर अत्यंत मधुर था। नित्या सिंह ने तुरंत मुड़कर देखा। उसने देखा कि कुछ लोग उनकी ओर बढ़े आ रहे थे। सामने खड़ी युवती अत्यंत सुंदर थी, जो उससे किसी भी मामले में कम नहीं थी। उसके पास खड़ी दूसरी युवती भी काफ़ी आकर्षक थी और वह नित्या सिंह की तरह ही एक गुप्तचर श्रेणी की व्यवसायी थी। वहाँ एक युवक भी था जिसके पास एक लंबी तलवार थी। राजवीर जिंदल ने धीरे से कहा, यह मेरी माध्यमिक विद्यालय की सहपाठी है, श्रेया शर्मा। उसके साथ जूही मेहता और रोहित फौजदार हैं, जो मेरे ही प्रांत से हैं और जिनसे मेरी भेंट मुख्य परीक्षा के दौरान हुई थी। नित्या सिंह ने सिर हिलाया। उसके सुंदर मुख पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। उसके छोटे से हाथ ने राजवीर जिंदल का बड़ा हाथ थाम लिया। श्रेया शर्मा ने आगे बढ़कर नित्या सिंह को देखा। उसे राजवीर जिंदल का हाथ थामे देखकर मुस्कुराई, क्या तुम दोनों भी पंजीकरण कराने आए हो? राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया, हाँ। श्रेया शर्मा ने कहा, हम भी यहाँ पंजीकरण के लिए ही आए हैं। दुख की बात है कि तुम स्तर 20 से ऊपर जा चुके हो, अन्यथा हम एक दल बना सकते थे। रोहित फौजदार मुस्कुराया, हाँ, यदि हम तुम्हारे साथ दल बना पाते तो हम सीधे विजेता बनने की प्रतीक्षा करते। अभी की तरह नहीं, जहाँ हमें प्राणपण से युद्ध करना पड़ रहा है। क्या तुम तीनों प्रतियोगिता में भाग लेने की योजना बना रहे हो या दूसरों को ढूंढ रहे हो? दल प्रतियोगिता में न्यूनतम 2 और अधिकतम 5 लोगों की सीमा थी। सामान्यतः 5 लोगों का पूर्ण दल होना ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता था, परंतु अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने वाले कुछ लोग केवल 2 व्यक्तियों के साथ भी आते थे, जैसे राजवीर जिंदल और नित्या सिंह। श्रेया शर्मा खुलकर हंसी, तुम मुझे क्या समझती हो? अपने संपर्कों से मैं सरलता से लोग ढूंढ सकती हूँ। चिंता मत करो, हमें सहपाठी मिल गए हैं, एक शूरवीर और एक कबीले के बुजुर्ग। स्तर 20 से नीचे भविष्यवक्ताओं ने अभी तक अपने सभी कौशल नहीं सीखे होते थे, इसलिए वे पूरे दल के लिए अधिक सहायक नहीं होते थे। एक भविष्यवक्ता की तुलना में एक उपचारक का होना अधिक उत्तम था। श्रेया शर्मा मिलनसार स्वभाव की थी और उसने कुछ ही दिनों में कई मित्र बना लिए थे। इस समय श्रेया शर्मा ने नित्या सिंह की ओर देखा और सहजता से अपना हाथ आगे बढ़ाया। श्रेया शर्मा, स्तर 17, तत्व जादूगर, राजवीर जिंदल की सहपाठी। जूही मेहता, स्तर 17, गुप्तचर। रोहित फौजदार, स्तर 17, पवित्र तलवारबाज। नित्या सिंह ने भी बिना किसी संकोच के अपना परिचय दिया। नित्या सिंह, स्तर 25, छाया गुप्तचर, राजवीर जिंदल की संगिनी।
नित्या सिंह ने इसे पूरी स्पष्टता से स्वीकार किया। श्रेया शर्मा और अन्य लोग इससे तनिक भी आश्चर्यचकित नहीं हुए। श्रेया शर्मा ने विस्मय से कहा, तुम पहले ही स्तर 25 पर पहुंच चुकी हो। नित्या सिंह खिलखिलाई, ये सब राजवीर जिंदल की कृपा है, जो स्तर बढ़ाने में मेरा सहयोग करते हैं। कोई आश्चर्य नहीं, राजवीर जिंदल, तुम हमें स्तर बढ़ाने के लिए कब ले जाओगे? प्रेम के चक्कर में मित्रता को मत भूलो। रोहित फौजदार ने चुटकी ली। राजवीर जिंदल ने कुछ क्षण सोचा, जितनी जल्दी हो सके स्तर 20 पर पहुंचो, फिर मैं तुम्हें क्रूर मरुस्थल कालकोठरी से पार करा दूंगा। श्रेया शर्मा ने उत्सुकता से पूछा, क्यों? क्या ये कालकोठरी अत्यंत कठिन है? नित्या सिंह ने तुरंत विस्तार से समझाया और उन्हें आभास हुआ कि यह कालकोठरी अन्य कालकोठरियों से भिन्न थी। राजवीर जिंदल ने कहा, जो भी हो, शीघ्रता से स्तर 20 पर पहुंचो, फिर मुझसे संपर्क करना। मैं तुम्हें पार करा दूंगा। जूही मेहता ने राजवीर जिंदल की ओर देखा, तुम्हारा स्तर क्या है? 26। सबने ठंडी सांस ली। राजवीर जिंदल के स्तर बढ़ने की गति अत्यंत तीव्र थी। विश्वविद्यालय में प्रवेश के बाद से उन्होंने केवल एक स्तर प्राप्त किया था, जबकि राजवीर जिंदल पहले ही 4 स्तर आगे बढ़ चुके थे। उद्घाटन समारोह के समय वह केवल स्तर 22 पर थे और अब कुछ ही दिनों में 26 पर पहुंच गए थे। ये स्तर बढ़ाना नहीं, बल्कि विमान की यात्रा करने जैसा था। रोहित फौजदार ने आह भरी, लोगों की तुलना करना वास्तव में क्रोध दिलाता है। श्रेया शर्मा ने भी कहा, प्रेम को प्राथमिकता देकर मित्रता को भूल गए, स्वयं इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हो और पुराने सहपाठियों की सहायता नहीं कर रहे। जूही मेहता की शीतल दृष्टि ने राजवीर जिंदल की ओर देखा, पुरुष बहुत तीव्र नहीं हो सकते। इस क्षण चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी लोग विस्मय से जूही मेहता को देखने लगे। इस 18 वर्ष की युवती ने वास्तव में कितनी गूढ़ बात कह दी थी। रोहित फौजदार अत्यंत चकित था, तुम्हारा संकेत सही नहीं है। जूही मेहता ने हुंकार भरी, तुम समझ सकते हो, तुम भी उसी प्रकार के हो। ... कुछ देर वार्तालाप करने के बाद श्रेया शर्मा और अन्य दोनों अपने दल के सदस्यों को खोजने और पंजीकरण कराने चले गए। नित्या सिंह की आंखों में एक सार्थक चमक थी। श्रेया शर्मा के साथ तुम्हारे संबंध काफी अच्छे प्रतीत होते हैं। राजवीर जिंदल ने कुछ क्षण सोचा, माध्यमिक विद्यालय के सहपाठी हैं। हमने कुल मिलाकर 10 वाक्य भी नहीं बोले होंगे। नित्या सिंह खिलखिलाई, तुम बहुत सीधे हो। यदि मेरी ऐसी कोई सुंदर सहपाठी होती तो मैं निश्चित ही उसे रिझाती। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया, तुम अधिक सुंदर हो। ये सुनकर नित्या सिंह का मन आनंद से भर गया। जो व्यक्ति जितना कम बोलता है, उसके मधुर शब्द उतने ही अधिक हृदय को छूते हैं। नित्या, किसी को अपना नाम पुकारते सुन नित्या सिंह ने ऊपर देखा। उसके सुंदर मुख की मुस्कान और भी उज्ज्वल हो गई। दीदी जानकी त्रिपाठी, दिव्येश गुप्ता और माया उपाध्याय, जिनसे वह लंबे समय से नहीं मिली थी, एक साथ चलते हुए आ रहे थे। नित्या सिंह दौड़कर गई और जानकी त्रिपाठी तथा माया उपाध्याय के हाथ थाम लिए। दीदी जानकी, क्या आप भी पंजीकरण कराने आई हैं? जानकी त्रिपाठी ने सिर हिलाया, हाँ, व्यावसायिक प्रतियोगिता 5 वर्ष में एक बार होती है, इसे छोड़ा नहीं जा सकता। माया उपाध्याय ने नित्या सिंह का छोटा सा हाथ पकड़ा। नित्या, तुम हाल ही में कहाँ थीं? हम तुमसे संपर्क नहीं कर पा रहे थे। दीदी जानकी और मैं थोड़े चिंतित थे। नित्या सिंह खिलखिलाई, मुझे कुछ आवश्यक कार्य था, इसलिए मैं कुछ समय के लिए बाहर गई थी। वैसे क्या आपको कोई दल मिला? जानकी त्रिपाठी के मुख पर निराशा के भाव उभरे और उन्होंने सिर हिलाया, नहीं। दिव्येश गुप्ता ने कहा, वे लोग हमारे स्तर को कम आंकते हैं। वे हमारे साथ दल बनाने के लिए तैयार नहीं हैं। जानकी त्रिपाठी और अन्य दोनों ने जलपरी द्वीप परीक्षण के दौरान एक स्तर प्राप्त किया था। अब जानकी त्रिपाठी स्तर 24 की शूरवीर थीं। दिव्येश गुप्ता स्तर 21 के भविष्यवक्ता थे और माया उपाध्याय स्तर 21 की बुजुर्ग थीं। जानकी त्रिपाठी अकेले तो दल खोज सकती थीं, परंतु अन्य दोनों को साथ रखने के कारण कठिनाई हो रही थी। 20-29 स्तर के वर्ग में दल हमेशा उच्च स्तर के सदस्यों को प्राथमिकता देते थे। जानकी त्रिपाठी भी इस कारण से संकट में थीं। यदि उन्हें कोई नहीं मिलता तो वे केवल 3 लोगों का दल बनाकर ही भाग ले पाते। माया उपाध्याय ने धीरे से कहा, वास्तव में हम विजेताओं की सूची में आने की अपेक्षा नहीं कर रहे थे, हम बस इसका अनुभव प्राप्त करना चाहते थे। दिव्येश गुप्ता ने कहा, वे सभी घमंडी हैं, हम भविष्य में कालकोठरियों के लिए भी उनके साथ कोई दल नहीं बनाएंगे। नित्या सिंह की चमकीली आंखें घूमी। दीदी जानकी, चलिए हम सब मिलकर एक दल बनाते हैं। राजवीर जिंदल हमें सीधे विजेता बना देंगे, जिससे उन घमंडियों के मुंह बंद हो जाएंगे। नित्या सिंह ने राजवीर जिंदल की ओर देखा, उसकी बड़ी आंखें पूछ रही थीं, क्या ये ठीक रहेगा? राजवीर जिंदल ने असहाय होकर मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इसमें अस्वीकार करने जैसी क्या बात थी? जानकी त्रिपाठी की आंखें चमक उठीं। वह स्वाभाविक रूप से जानती थीं कि राजवीर जिंदल कितने शक्तिशाली थे। क्रूर मरुस्थल कालकोठरी में 39 लोगों को एक साथ पार कराने की चर्चा पूरे विश्वविद्यालय में फैल चुकी थी। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इसके बारे में न जानता हो।
राजवीर जिंदल के साथ उनके वर्ग में विजय पूरी तरह सुनिश्चित थी। परंतु जानकी त्रिपाठी तुरंत सहमत नहीं हुई। मेरी एक शर्त है। यदि नित्या सहमत हो तभी हम दल बनाएंगे। नित्या सिंह और जानकी त्रिपाठी के संबंध बहुत अच्छे थे, इसलिए उसने अधिक नहीं सोचा। क्या शर्त है? आप बस कहिए, दीदी जानकी। जानकी त्रिपाठी ने कहा, यदि हम प्रतियोगिता जीतते हैं तो हमें पुरस्कारों में से कुछ भी नहीं चाहिए। वह जानती थी कि यदि वे जीतते हैं तो ये पुनर्तः राजवीर जिंदल के प्रयासों के कारण ही होगा। नित्या सिंह ने इस शर्त की कल्पना नहीं की थी। जानकी त्रिपाठी ने बात जारी रखी, यदि हम विजेता बनते हैं तो विश्वविद्यालय हमें योगदान अंक देगा। हमारे लिए वही सबसे उत्तम पुरस्कार होगा। दिव्येश गुप्ता और माया उपाध्याय ने भी शीघ्रता से कहा, ये सत्य है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। केवल योगदान अंक ही पर्याप्त हैं। योगदान अंक प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य था। जैसे राजवीर जिंदल के पास तत्व युद्ध भूमि में जाने से पहले केवल 90 योगदान अंक थे। बाद में जब उनका सैन्य पद बढ़ा तो उन्हें सैनिक के रूप में प्रत्येक स्तर के लिए 10 अंक मिले। 10 स्तरीय सैनिक बनने तक वह 190 अंकों पर पहुंच गए थे। फिर वह नायक लेफ्टिनेंट बन गए, जिससे उन्हें और 100 योगदान अंक मिले और अब उनके पास 290 अंक थे। राजवीर जिंदल नहीं जानते थे कि जानकी त्रिपाठी के पास अभी कितने योगदान अंक थे, परंतु वे निश्चित रूप से उनके अंकों से कम ही होंगे। अध्याय 142। तुम मुझे मारना चाहते हो तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जानकी त्रिपाठी के आग्रह पर नित्या सिंह को उनकी बात माननी पड़ी। उन पांचों ने एक दल बनाया और पंजीकरण कराया। 10 दिनों के पश्चात दिव्य सूर्य साम्राज्य के नवग्रह नगर में 100वीं व्यावसायिक प्रतियोगिता आयोजित होने वाली थी। ये सोचकर कि वे विजेता बनने के अत्यंत निकट हैं, जानकी त्रिपाठी और अन्य लोग उत्साहित दिखाई दे रहे थे। दिव्येश गुप्ता ने अपनी मुट्ठी भींची, अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारे साथ दल नहीं बनाया। अब वे विजेता नहीं बन पाएंगे। माया उपाध्याय ने उसके वस्त्र खींचे, ऐसा मत कहो, वे वैसे भी विजेता नहीं बन पाते। दिव्येश गुप्ता को लगा कि वह सही कह रही थी। हाँ, वे वैसे भी नहीं जीत पाते। जब वे चल रहे थे तब किसी ने उनका मार्ग रोक लिया। जानकी त्रिपाठी ने भ्रिकुटी तानी, क्या बात है? बलराज सिंह। राजवीर जिंदल ने देखा कि वह कौन था। उनकी भेंट पहले कालकोठरी कक्ष में हुई थी। वह बलराम सैन्य अकादमी के अधिष्ठाता का पोता था। बलराज सिंह ने शीतलता से कहा, नित्या सिंह, तुम इस व्यक्ति के साथ क्यों हो? उसकी दृष्टि नित्या सिंह पर टिकी हुई थी। नित्या सिंह का श्वेत छोटा हाथ राजवीर जिंदल के हाथ में था। उसकी आंखें ईर्ष्या से भरी हुई थीं। नित्या सिंह के मुख पर घृणा के भाव थे। क्या इससे तुम्हारा कोई सरोकार है? बलराज सिंह की छाती क्रोध से ऊपर नीचे होने लगी। मुझसे कोई सरोकार नहीं। तुम कहती हो कि मेरा कोई संबंध नहीं है। कौन नहीं जानता कि तुम मेरी मंगेतर हो? अपना व्यर्थ का मुंह बंद करो। नित्या सिंह क्रोध से चिल्लाई, जैसे कोई क्रुद्ध सिंह हो। क्या तुम्हारे मस्तिष्क में कोई विकार है? तुमने विवाह का प्रस्ताव रखा और मैंने उसे अस्वीकार कर दिया, फिर भी तुम दूसरों से कहते फिरते हो कि मैं तुम्हारी मंगेतर हूँ। ये सोचकर कि हमारे परिवार पुराने मित्र हैं, मैंने इस बात को अधिक तूल नहीं दिया था। क्या तुमने इस असत्य को इतनी बार दोहराया है कि तुम्हें स्वयं इस पर विश्वास हो गया है? यदि तुम्हारे मस्तिष्क में कोई समस्या है तो किसी अच्छे उपचारक से इसकी जांच कराओ। यहाँ आकर पागलों जैसी चेष्टा मत करो। मैंने पहले इसे जाने दिया, परंतु यदि तुमने भविष्य में पुनः ऐसा कहा तो मैं दादाजी से कहकर तुम्हारे विरुद्ध कड़ा निर्णय करवाऊंगी। राजवीर जिंदल थोड़े विस्मय में थे। उन्हें आशा नहीं थी कि सदैव हंसमुख रहने वाली नित्या सिंह का ऐसा उग्र रूप भी हो सकता है। नित्या सिंह का मुख क्रोध से लाल हो गया था। उसकी दृष्टि बार बार राजवीर जिंदल पर जा रही थी। ये देखकर कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, उसने अंततः राहत की सांस ली। नित्या सिंह द्वारा इतनी कठोरता से डांटे जाने के बाद बलराज सिंह का मुख क्रोध और लज्जा से विवर्ण हो गया। उसने अपने दांत भींचे, ठीक है नित्या सिंह, ये यहीं समाप्त नहीं होता। स्मरण रखना, तुम मेरी ही स्त्री हो। कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। और तुम लड़के, तुम्हारा अंत निकट है। मैं तुम्हें किसी न किसी दिन अवश्य मार डालूंगा। नित्या सिंह ने अपनी कटार निकाल ली। यदि मरने की इच्छा है तो पुनः कहकर दिखाओ। राजवीर जिंदल की हथेली से अग्नि की लपटें उठीं और मार डालने की भावना प्रवाहित होने लगी। यदि कोई उन्हें मारना चाहता था तो इससे पहले कि वह कुछ करे उसे ही समाप्त कर देना उचित था। जानकी त्रिपाठी ने भी अपनी तलवार खींच ली। दिव्येश गुप्ता और माया उपाध्याय ने भी युद्ध की मुद्रा धारण कर ली। यद्यपि बलराज सिंह की स्थिति और पद उनसे कहीं अधिक उच्च था, परंतु यह उन्हें पूर्ण शक्ति से लड़ने से नहीं रोक सकता था। इस क्षण राजवीर जिंदल और नित्या सिंह उनके साथी थे। तुम किसे मारना चाहते हो? आकाश से एक गंभीर और भारी आवाज गूंजी। एक अत्यंत विशाल और शक्तिशाली आभा नीचे की ओर प्रवाहित हुई। बलराज सिंह इस प्रकार चीखा जैसे उस पर भारी प्रहार हुआ हो और वह भूमि पर गिर पड़ा। उसके मुख के कोने से रक्त बहने लगा। वह घायल हो चुका था। आकाश में श्वेत देव की दृष्टि अत्यंत कठोर थी और वे बलराज सिंह को घूर रहे थे। तुम उसे मारना चाहते हो? बलराज सिंह अत्यधिक भयभीत हो गया।
वेद प्रकाश यहाँ क्यों आए थे? उसने पहले सुना था कि राजवीर जिंदल का वेद प्रकाश से कोई संबंध था, परंतु उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया था। वेद प्रकाश जैसे महान व्यक्ति का ऐसे साधारण लड़के से क्या संबंध हो सकता था? परंतु अब बलराज सिंह के हृदय में भय की विशाल लहरें उठने लगीं। नित्या सिंह ने अपनी कटार वापस रख ली। उसके मुख का क्रोध लुप्त हो गया और उसने मधुर स्वर में कहा, दादाजी वेद। वेद प्रकाश ने सिर हिलाया। बलराज सिंह, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम किसे मारना चाहते हो? बलराज सिंह पूरी तरह से कांप रहा था। उसने पागलों की तरह अपना सिर हिलाया। श्वेत देव, मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कुछ भी नहीं कहा। वेद प्रकाश ने हुंकार भरी, यहाँ से चले जाओ। यदि अगली बार ऐसा हुआ तो मैं स्वयं तुम्हारा शीश बलराम सिंह को सौंप दूंगा। बलराम सिंह, बलराम सैन्य अकादमी के अधिष्ठाता थे। वेद प्रकाश के शब्दों ने बलराज सिंह के पूरे शरीर को कंपा दिया। बलराज सिंह अत्यंत दयनीय स्थिति में वहां से भाग खड़ा हुआ। वेद प्रकाश आकाश से नीचे उतरे। जानकी त्रिपाठी और अन्य दोनों ने शीघ्रता से उन्हें प्रणाम किया। दिव्य सूर्य साम्राज्य में कोई भले ही सम्राट को न जानता हो, परंतु वेद प्रकाश को न जानना असंभव था। श्वेत देव का नाम अत्यंत महान था। वेद प्रकाश ने राजवीर जिंदल की ओर देखा। यदि मैं यहाँ न आता तो क्या तुम वास्तव में प्रहार करने वाले थे? राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। वह मुझे मारना चाहता है, इसलिए मैं उसे पहले मार दूंगा। वेद प्रकाश ने पूछा, क्या तुम्हें उसके पीछे की शक्तियों के प्रतिशोध का भय नहीं है? उसके दादा बलराम सैन्य अकादमी के अधिष्ठाता बलराम सिंह हैं। वे स्तर 81 पर हैं, एक शीर्ष व्यवसायी जिनका सामना करने की क्षमता अभी तुम में नहीं है। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। मैंने इसके बारे में सोचा था। मैं उसे मार डालता और फिर सीधे आपके स्थान पर आ जाता। यदि आप मेरी रक्षा करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी। यदि वह काम नहीं करता तो आप मुझे तत्व युद्ध भूमि में भेज सकते थे, और यदि वह भी निष्फल रहता तो अधिक से अधिक मेरी मृत्यु ही होती। राजवीर जिंदल ने परिणामों के बारे में पहले ही पूरी स्पष्टता से सोच लिया था। वेद प्रकाश ने गंभीरता से कहा, तुम अपने प्राणों की बाजी लगा रहे थे? राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। नहीं, मुझे विश्वास था कि आप मेरी रक्षा करेंगे। इतना आत्मविश्वास! वेद प्रकाश के मन में राजवीर जिंदल के प्रति सम्मान और बढ़ गया। उन्हें आशा नहीं थी कि इस बालक ने इतनी गहराई से विचार किया होगा। वास्तव में यदि वह बलराज सिंह को मार देता तो यही कुछ संभावित परिणाम होते। आत्मविश्वास नहीं, बस ऐसा आभास था। वेद प्रकाश अचानक जोर से हंस पड़े। उत्तम, बहुत अच्छे बालक। तुम में बीते दिनों की मेरी ही शैली दिखाई देती है। वास्तव में कुछ कार्य परिणामों की चिंता किए बिना ही किए जाने चाहिए। जैसे तुमने उस प्राचीन रोमन पंथ के देवपुत्र को मारा था। जो हो गया सो हो गया। वृद्ध सक्सेना ने प्राचीन रोमन पंथ को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया और वे एक शब्द भी बोलने का साहस नहीं कर सके। स्मरण रखना, शक्तिशाली मुट्ठी ही अंतिम सत्य है। वेद प्रकाश राजवीर जिंदल से अधिक संतुष्ट हो रहे थे। वह कम बोलते थे, निर्णय लेने में दृढ़ थे और उनमें कोई संकोच नहीं था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा वे चाहते थे। वेद प्रकाश ने एक विराम मुक्ति ताबीज वापस राजवीर जिंदल की ओर उछाला। मैंने तुम्हें स्तर बढ़ाने की विधि भेज दी है। जब तुम पर्याप्त सामग्री एकत्र कर लोगे तो मैं तुम्हारी सहायता के लिए किसी को ढूंढ दूंगा। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने तुम्हें तुम्हारा नया अभियान भेज दिया है। इस पर शीघ्रता से कार्य करो। ये कहने के बाद वेद प्रकाश ने जानकी त्रिपाठी और अन्य दोनों की ओर देखा। तुम तीनों भी बुरे नहीं हो। इसके साथ ही वेद प्रकाश आकाश में उड़ गए और वहां से चले गए। उनकी दृष्टि में जानकी त्रिपाठी और अन्य दोनों का अभी बलराज सिंह के विरुद्ध खड़े होने का साहस दिखाना काफी सराहनीय था। कम से कम उनमें पर्याप्त साहस था। उन लोगों की तरह नहीं जो चूहों की भांति भीरू होते हैं। बिना साहस के कोई शक्तिशाली कैसे बन सकता है? राजवीर जिंदल ने अपने संचार यंत्र की जांच की। नित्या सिंह की बड़ी आंखें उसमें झांकने लगी। दादाजी, वेद ने तुम्हें क्या अभियान दिया है? इसे पढ़ने के बाद राजवीर जिंदल ने धीरे से कहा, वे चाहते हैं कि मैं पाताल दानवों को मारने के लिए सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 पर जाऊं, जब तक कि मैं 2 सितारा नायक न बन जाऊं। बस इतना ही सरल। नित्या सिंह को लगा कि यह इतना सरल नहीं होना चाहिए। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। केवल इतना ही नहीं, सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 के बाहर कभी कभी तत्व गुप्त क्षेत्र प्रकट होते हैं। श्वेत देव चाहते हैं कि मैं उन गुप्त क्षेत्रों से तत्व क्रिस्टल लेकर आऊं। तत्व गुप्त क्षेत्र? नित्या सिंह ने सिर हिलाया, जिससे संकेत मिला कि उसने इसके बारे में नहीं सुना था। राजवीर जिंदल ने कहा, मैंने कल ही इसके बारे में विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में पढ़ा था। सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 के बाहर की तत्व युद्ध भूमि को तत्व मैदान भी कहा जाता है। वहां प्राचीन समय में एक अत्यंत विशाल युद्ध हुआ था। तृतीय परिवर्तन से ऊपर के लगभग 100 तत्व जादूगरों ने मिलकर कुल 1000 से अधिक प्रतिबंधित स्तर के मंत्रों से प्रहार किया था। वह भूमि पूरी तरह से तत्व में हो गई, जिसके कारण बाद में वहां कई तत्व प्राणियों का जन्म हुआ। उसी महान युद्ध के पश्चात उस स्थान को तत्व मैदान के नाम से जाना जाने लगा।
नित्या सिंह की आंखों में उत्सुकता थी। तत्व दानव, मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। वे कैसे होते हैं? वह संकट से तनिक भी भयभीत नहीं दिख रही थी। वह अधिक उत्सुक थी। राजवीर जिंदल ने कहा, जब हम वहां जाएंगे तब देख लेंगे। वे 10 दिनों के बाद नवग्रह नगर में जानकी त्रिपाठी और अन्य लोगों से मिलने के लिए सहमत हुए। वे दोनों तत्व युद्धभूमि में जाने के लिए सीधे टेलीपोर्टेशन चक्र की ओर बढ़े। अब उन दोनों के पास सैन्य पद थे। नित्या सिंह एक सैनिक थी जो अधिक से अधिक सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 तक जाने के लिए चक्र का उपयोग कर सकती थी। राजवीर जिंदल एक नायक थे। बिना किसी सितारे के भी वे सुदर्शन दुर्ग संख्या 5 तक पहुंच सकते थे। सुदर्शन दुर्ग संख्या 6, 7 और 8 पर पैर रखने के लिए कम से कम सेनापति कर्नल का पद होना आवश्यक था। सैन्य पद सैन्य योग्यता और शक्ति दोनों का प्रतीक था। अध्याय 143, क्या होगा यदि मैं कहूं कि मैं भूल गया था। जैसे ही टेलीपोर्टेशन समाप्त हुआ और समीप आने के केवल एक दिन बाद राजवीर जिंदल ने पुनः इस भूमि पर पैर रखे। नित्या सिंह उनकी बाहों में सिमटी हुई थी, उसकी आंखें कसकर बंद थीं। राजवीर जिंदल के आलिंगन में टेलीपोर्टेशन की प्रक्रिया उतनी कष्टदायक नहीं लगती थी। हम पहुंच गए हैं। राजवीर जिंदल ने नित्या सिंह को धीरे से थपथपाया और नीचे उतारा। नित्या सिंह ने अपना छोटा सिर हिलाया। क्या तुम भविष्य में हर बार टेलीपोर्ट करते समय मुझे इसी प्रकार पकड़ सकते हो? ठीक है। नित्या सिंह को थामना कोमल रत्न को थामने जैसा था। राजवीर जिंदल के भीतर भी थोड़ी उत्तेजना थी, परंतु उन्होंने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखा और इसे प्रकट नहीं होने दिया। सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 की बनावट सुदर्शन दुर्ग संख्या 1 के बिल्कुल समान थी, पूरी तरह वैसी ही। राजवीर जिंदल पहले विनिमय केंद्र पर गए और उन्होंने पाया कि उनके द्वारा बिक्री के लिए रखे गए कई अस्त्र और उपकरण बिक चुके थे। खातों का निपटारा करने के बाद राजवीर जिंदल को 6 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुईं। अब उनके पास कुल 16 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थीं। राजवीर जिंदल ने देखा कि सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 के विनिमय केंद्र पर कुछ ऐसी सामग्रियां उपलब्ध थीं जो सुदर्शन दुर्ग संख्या 1 में नहीं मिलती थीं। कनिष्ठ अग्नि तत्व क्रिस्टल कोर सम्मोहन सामग्री अस्त्रों पर अग्नि तत्व की क्षति या कवच पर अग्नि तत्व के प्रतिरोध को बढ़ा सकती है। कनिष्ठ वायु तत्व क्रिस्टल कोर सम्मोहन सामग्री वायु, अग्नि, जल और विद्युत 4 प्रकार के तत्व क्रिस्टल कोर सम्मोहनकर्ताओं को प्रसंस्करण के लिए दिए जाने पर वे व्यवसायियों को अतिरिक्त तत्व आक्रमण क्षमता प्रदान कर सकते थे या तत्व प्रतिरोध बढ़ा सकते थे। राजवीर जिंदल को तुरंत उन प्रेतों का विचार आया जो उन्हें तत्व युद्धभूमि में पहली बार प्रवेश करते समय मिले थे। आत्मिक प्रकार के दानवों का कोई भौतिक रूप नहीं होता और वे भौतिक आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। जिन श्रेणियों के पास तत्व आक्रमण की क्षमता नहीं होती, उनके लिए ऐसे दानवों का सामना करना एक दुष्स्वप्न के समान होता है। कनिष्ठ तत्व क्रिस्टल कोर सस्ते नहीं थे, प्रत्येक की कीमत 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं थी। तत्व क्रिस्टल कोर की उपलब्धता के कारण सुदर्शन दुर्ग संख्या 3 में एक अतिरिक्त सम्मोहन कक्ष भी था। नित्या सिंह ने समझाया, ये सम्मोहनकर्ता संघ द्वारा स्थापित एक कक्ष है। वे विश्व के कई प्रमुख नगरों में उपस्थित हैं। राजवीर जिंदल समझ गए। कई श्रेणियों के अपने संबंधित व्यावसायिक संगठन होते थे। रसशास्त्रियों का रसशास्त्र संघ होता था, शूरवीरों का योद्धा संघ होता था। स्वाभाविक रूप से सम्मोहनकर्ताओं का भी सम्मोहनकर्ता संघ था। एक ही प्रकार के व्यावसायिक ज्ञान का आदान प्रदान करने और एक दूसरे की सहायता करने के लिए एकजुट होते थे। प्रत्येक सम्मोहनकर्ता के पास एक स्वतंत्र कक्ष होता था ताकि वे एक दूसरे के कार्य में बाधा न डालें। राजवीर जिंदल ने केवल एक दृष्टि डाली और उनकी रुचि समाप्त हो गई। उनके पास सम्मोहन करने के लिए कोई अस्त्र नहीं थे। कंकाल योद्धाओं के अस्त्रों को भी सम्मोहित नहीं किया जा सकता था। नित्या सिंह को तो इसकी और भी कम आवश्यकता थी। सम्मोहन करना ही सम्मोहनकर्ताओं के धन कमाने और जीवित रहने का साधन था और उनके स्तर को बढ़ाने की विधि भी थी। वे दूसरों के लिए सम्मोहन करते हुए अनुभव अन्न प्राप्त कर सकते थे। एक निश्चित स्तर पर पहुंचने के बाद ही वे दूसरों के साथ कालकोठरियों में जाते थे। अवश्य ही वे कालकोठरियों में साथ ले जाने के लिए दूसरों को धन देते थे। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह दुर्ग के मुख्य द्वार की ओर बढ़े। द्वार पर तैनात रक्षकों ने उन्हें रोक लिया। युवक, यदि तुम इस तरह बाहर जाओगे तो मारे जाओगे। रक्षक स्तर 45 का था, जो द्वितीय परिवर्तन के बाद का एक उच्च स्तरीय व्यवसायी था। वह एक ही दृष्टि में राजवीर जिंदल और नित्या सिंह के व्यवसाय और स्तर की जानकारी देख सकता था। राजवीर जिंदल केवल स्तर 26 पर थे और नित्या सिंह का स्तर उससे भी कम 25 था। ये स्पष्ट रूप से मृत्यु के मुख में जाने जैसा था। राजवीर जिंदल ने कहा, चिंता मत कीजिए, सब ठीक रहेगा। रक्षक ने कहा, तत्व मैदान पर सबसे दुर्बल दानव भी स्तर 33 का है। तुम केवल स्तर 26 पर हो। वास्तव में मेरी परामर्श मानो और वापस चले जाओ। ओह, तुम वास्तव में एक नायक हो, परंतु तुम सचमुच बाहर नहीं जा सकते। बाहर अत्यंत संकट है। रक्षक उनके मार्ग में खड़ा हो गया और उसने राजवीर जिंदल को बाहर नहीं जाने दिया। वह अपने कर्तव्य के प्रति अत्यंत निष्ठावान था।
इस समय एक गश्ती दल वहां से गुजरा। क्या बात है? रक्षक ने तुरंत समझाया, नायक जी, ये बाहर जाना चाहते हैं। मैंने कहा कि बाहर बहुत संकट है और इन्हें वापस जाने के लिए कहा। गश्ती दल के नायक ने राजवीर जिंदल और नित्या सिंह की ओर देखा। स्तर 26, स्तर 25 मरने के लिए बाहर जा रहे हो। तुम्हारे बड़े कहाँ हैं? ये सब क्या है? वह नायक भी रक्षक की भांति ही कर्तव्यनिष्ठ था। राजवीर जिंदल जानते थे कि वे उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे, इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा। तत्व मैदान पर कोई धुंध नहीं थी। वहां दृश्यता सुदर्शन दुर्ग संख्या 1 के बाहर की तुलना में बहुत उत्तम थी। व्यवसायियों की दृष्टि क्षमता अद्भुत होती थी। दूर देखते हुए राजवीर जिंदल ने लगभग 700-800 मीटर की दूरी पर एक तत्व दानव को बिना किसी उद्देश्य के घूमते हुए देखा। उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। वह एक अग्नि तत्व दानव था। शीतल वायु का एक झोंका चला। नायक और रक्षक दोनों कांप उठे। तभी उनके रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि राजवीर जिंदल के सामने 5 कंकाल योद्धा प्रकट हुए। यह क्या है युवक? क्या ये तुम्हारे बुलाए हुए जीव हैं? गश्ती दल के नायक ने अंततः राजवीर जिंदल के व्यवसाय पर ध्यान दिया। कंकाल तांत्रिक, एक ऐसा व्यवसाय जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वे 5 कंकाल हड्डियों की कड़कड़ाहट के साथ बाहर की ओर दौड़े। उनकी गति अत्यंत तीव्र थी। दुर्ग के द्वार से बाहर निकलने के बाद उनकी गति और बढ़ गई, जैसे कड़कती हुई बिजली हो। अत्यंत तीव्र, उच्च स्तरीय व्यवसायी चकित रह गए। इतनी तीव्र गति का अर्थ था कि कंकालों की विशेषताएं अत्यंत उच्च थीं। वे 5 कंकाल बिजली की गति से उस अग्नि तत्व दानव की ओर झपटे। उनके हाथों से लाल प्रकाश चमका। कौशल, प्रचंड प्रहार। उनकी तलवारें नीचे गिरीं। लगातार 5 कौशल उस अग्नि तत्व दानव पर लगे। धुएं के एक गुबार के साथ वह अग्नि तत्व दानव वहीं समाप्त हो गया। स्तर 33 का अग्नि तत्व प्राणी मारा गया। अनुभव अंक जोड़े 65,000। इतनी तीव्र गति, एक ही क्षण में अंत। उच्च स्तरीय व्यवसायी खुली आंखों से देखते रह गए। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। केवल स्तर 26 के 5 कंकालों ने स्तर 33 के एक अग्नि तत्व प्राणी को क्षण भर में समाप्त कर दिया। यह अत्यंत अवास्तविक प्रतीत हो रहा था। यदि वे स्तर 26 पर इतने शक्तिशाली थे, तो स्तर 36 या 46 पर वे कितने अधिक शक्तिशाली होंगे? गश्ती दल के नायक ने अचानक राजवीर जिंदल के कंधे पर लगे सैन्य प्रतीक पर ध्यान दिया। नायक, इतनी कम आयु में ही नायक पद? वह स्वयं भी एक नायक था, 5 सितारा नायक। परंतु उसे स्मरण था कि जब वह नायक बना था तब उसका स्तर 38 हो चुका था। कम आयु और अपार शक्ति। राजवीर जिंदल ने उस पर एक गहरी छाप छोड़ी। नित्या सिंह पहले ही अनुमान लगा चुकी थी कि ऐसा ही होगा। क्या अब हम बाहर जा सकते हैं? नायक ने थूक निगला, जाओ। अंततः आगे बढ़ने की अनुमति मिलने पर राजवीर जिंदल और नित्या सिंह ने तत्व मैदान पर पैर रखे। नित्या सिंह ने भरीकुटी तानी, वे बहुत अधिक सतर्क हैं। राजवीर जिंदल ने अपना हाथ उठाया और नित्या सिंह के सिर को थपथपाया। वे हमारी भलाई चाहते थे। वे केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। तत्व मैदान सुदर्शन दुर्ग संख्या 1 के बाहर की तत्व युद्ध भूमि से पूरी तरह भिन्न था। यदि दुर्ग न होता तो कोई इन दोनों स्थानों को एक दूसरे से जोड़ भी नहीं पाता। कौन जानता है कि उन हजारों प्रतिबंधित मंत्रों ने इस भूमि को किस प्रकार खोदा था, परंतु ये भूमि पूरी तरह से तत्व में हो चुकी थी। हर स्थान पर हवा और भूमि में भारी मात्रा में तत्व व्याप्त थे। प्रत्येक सांस के साथ व्यक्ति भारी मात्रा में तत्वों को भीतर खींचता था। एक सांस अत्यंत ताज़ी और सुखद हो सकती थी, तो अगली ही सांस अत्यधिक गर्म। एक सांस में वायु तत्वों के साथ थोड़ा जल मिश्रित हो सकता था, तो अगली सांस मुख्य रूप से अग्नि तत्वों की हो सकती थी। कभी कभी अत्यधिक विद्युत तत्वों को भीतर खींचने से नासिका में झंझनाहट और सुन्नता का अनुभव होता था। ये कैसा स्थान है? ऐसा स्थान कैसे अस्तित्व में रह सकता है? नित्या सिंह की पहली सांस झुलसाने वाली गर्म थी और अगली ही सांस अत्यधिक ठंडी। सांस लेना भी कठिन हो रहा था। हा, उसका उतरा हुआ मुख देखकर राजवीर जिंदल विले ही खुलकर हंस पड़े। नित्या सिंह ने उन्हें एक घूंसा मारा। तुम किस बात पर हंस रहे हो? इसमें क्या हास्यास्पद है? खांस खांस। उसने वायु तत्वों का एक और झोंका भीतर खींच लिया, जिससे उसे इतनी तीव्र खांसी आई कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। राजवीर जिंदल मुस्कुराए और उन्होंने एक आवरण मास्क निकाला और उसे नित्या सिंह की ओर बढ़ा दिया। तत्व आवरण हवा से विभिन्न तत्वों को छान सकता है। नित्या सिंह ने अपनी बड़ी आंखों से घूर कर देखा। तुमने इसे पहले क्यों नहीं निकाला? राजवीर जिंदल ने गंभीरता से कहा, यदि मैं कहूं कि मैं भूल गया था तो क्या तुम मेरा विश्वास करोगी? विश्वास? केवल कोई मूर्ख ही इस पर विश्वास करता। उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे अभी अभी खरीदा था। उन्होंने निश्चित रूप से इसके बारे में सोचा था और विशेष रूप से विनिमय केंद्र से इसे खरीदा था। इसे पहले न निकालना केवल उसे परेशान होते हुए देखने के लिए था। नित्या सिंह तुरंत अपने हाथ पैर चलाती हुई राजवीर जिंदल पर झपट पड़ी। ये युवती आज तुमसे पूरी तरह निपट कर रहेगी। तभी दूर से वायु का एक गोला उड़ता हुआ आया और अचानक उन दोनों से टकरा गया। अस्थि कवच बोन आर्मर तेजी से चमका और उसने उस वायु के गोले को रोक दिया।
तीव्र हवाएं और एक बवंडर सीधे उनके सामने आ गया। अध्याय 144 तत्वगुप्त क्षेत्र का अवतरण। दो पागल। तीव्र वायु में अस्थि कवच तेजी से चमका और उसने सभी प्रहारों को रोक दिया। अपने स्वामी पर प्रहार होते ही कंकाल योद्धाओं ने तुरंत प्रतिक्रिया की और वे बिजली की गति से आगे बढ़े। एक वायु तत्व प्राणी हवा में नृत्य कर रहा था, जिसमें से हल्की हरी आभा निकल रही थी और वह लगातार राजवीर जिंदल और नित्या सिंह पर प्रहार कर रहा था। कंकाल योद्धा ऊंचा उछले। वह वायु तत्व प्राणी अत्यंत तीव्र गति से प्रतिक्रिया करते हुए तुरंत एक ओर हट गया। क्या इसमें बुद्धि है? नहीं, यह इसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। राजवीर जिंदल ने तुरंत निर्णय लिया। उन्होंने शीघ्रता से 10 कंकाल तांत्रिकों का आह्वान किया और साथ ही एक नियंत्रण मंत्र का प्रयोग किया। वायु तत्व प्राणी स्तर 34, शक्ति 4000, गति 4000, आत्मिक शक्ति 7000, स्वास्थ्य 5500, कौशल वायु गोल बवंडर, विशेषता वायु तत्व से पूर्ण सुरक्षा। जांच मंत्र ने एक अतिरिक्त विशेषता दिखाई जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। इस विशेषता का अर्थ था कि वायु तत्व प्राणी को कोई कौशल सक्रिय करने की आवश्यकता नहीं थी, वह प्राकृतिक रूप से ही वायु तत्वों से सुरक्षित था। उन युद्धभूमि प्रेतों की भांति नहीं जिन्हें भौतिक सुरक्षा प्राप्त करने के लिए किसी कौशल को सक्रिय करना पड़ता था। वह वायु तत्व प्राणी हवा में तैर रहा था। कंकाल योद्धा बार बार ऊपर उछल रहे थे परंतु उस पर प्रहार नहीं कर पा रहे थे। प्रकट होते ही कंकाल तांत्रिकों ने शीघ्रता से अपने कौशल सक्रिय किए। वायु तत्व के प्रहार निष्प्रभावी थे, इसलिए उन्होंने अन्य 3 प्रकार के तत्व मंत्रों से लगातार प्रहार किए। वह कंकाल योद्धाओं के प्रहारों से तो बच सकता था, परंतु कंकाल तांत्रिकों के प्रहारों से नहीं। कंकाल तांत्रिकों के कौशलों में लक्ष्य को बांधने की प्रवृत्ति होती थी, जिससे बचना अत्यंत कठिन था। मंत्र प्रहारों के केवल एक ही दौर में वह वायु तत्व प्राणी पूरी तरह से नष्ट हो गया। स्तर 34 का वायु तत्व प्राणी मारा गया। अनुभव अंक जोड़ 70,000। राजवीर जिंदल ने संदेश की ओर देखा और भरिकुटी तानी। वह वायु तत्व प्राणी बिना कोई अवशेष शव छोड़े ही लुप्त हो गया था। पहले मारा गया अग्नि तत्व प्राणी भी कोई अवशेष छोड़ता हुआ प्रतीत नहीं हुआ था। क्या ऐसा हो सकता है? तत्व प्राणियों के शव नहीं होते? यदि यह सत्य है तो उन पर शव विस्फोट कॉप्स एक्सप्लोजन का उपयोग नहीं किया जा सकता। शव विस्फोट का उपयोग न कर पाने का अर्थ था विशाल स्तर पर दानवों को समाप्त करने की क्षमता का कम होना। बिल्कुल पाताल चौकी कालकोठरी की भांति वे केवल निरंतर आगे बढ़कर ही रास्ता बना सकते थे। राजवीर जिंदल ने आगे और निरीक्षण करने का निर्णय लिया ताकि वे देख सकें कि क्या उनकी शंका सही थी। नित्या सिंह खिलखिलाए, अब जाकर शांति मिली। इस आवरण में मैं कैसी दिख रही हूँ? सुंदर। नित्या सिंह ने वह तत्व आवरण पहन लिया था। इससे उसकी पहले से ही बड़ी आंखें और भी अधिक बड़ी और चमकीली दिखाई दे रही थीं। वायु तत्व प्राणी के अचानक हुए गुप्त प्रहार ने उसे तनिक भी भयभीत नहीं किया था। राजवीर जिंदल मुस्कुराए, अत्यंत सुंदर। तुम्हारी आंखें बड़ी और आकर्षक हैं। नित्या सिंह ने गर्व से कहा, अवश्य ही, इस युवती की आंखें सबसे सुंदर हैं। जैसे जैसे वे तत्व मैदान की गहराई में जा रहे थे, तत्व दानवों की संख्या बढ़ती जा रही थी। परंतु यहाँ तत्व दानवों का शिकार करने वाले कई अन्य लोग भी थे। वे प्रायः 2 या 3 लोगों के दल बनाकर चलते थे और विशेष रूप से तत्व दानवों का शिकार करते थे। तत्व दानव अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होते थे और उनसे तत्व क्रिस्टल कोर प्राप्त होने की संभावना रहती थी। बहुत सारे कोर एकत्र करने पर वे अच्छे मूल्य में बिक सकते थे। मुख्य बात यह थी कि वहां अधिक संकट नहीं था। राजवीर जिंदल ने 5 और कंकाल योद्धाओं का आह्वान किया। 10 कंकाल योद्धा और 10 कंकाल तांत्रिक तत्व मैदान पर नियंत्रण रखने के लिए पर्याप्त थे। तत्व दानवों के वास्तव में कोई शव नहीं होते थे। शव विस्फोट कौशल का उपयोग नहीं किया जा सकता था। राजवीर जिंदल ने कहा, मैंने विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में तत्व मैदान के बारे में पढ़ा था। हजारों प्रतिबंधित मंत्रों के प्रभाव के बाद तत्व मैदान पूरी तरह से शुद्ध तत्वों की भूमि बन गया, जहां पाताल की शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती। परंतु पाताल के दानव हार मानने के लिए तैयार नहीं थे। वे इन सभी वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। तत्व मैदान के अंतिम छोर पर पहुंचने पर तुम पाताल की आभा का अनुभव कर सकती हो। राजवीर जिंदल की बातें सुनकर नित्या सिंह ने कहा, तो इसका अर्थ है कि पाताल दानवों को खोजने के लिए हमें तत्व मैदान के अंतिम छोर तक जाना होगा। हाँ, ऐसा ही है। वास्तव में स्थिति ऐसी ही थी। वे आधा दिन तक चलते रहे। राजवीर जिंदल ने अनुमान लगाया कि उन्होंने लगभग 1/3 दूरी तय कर ली थी। केवल आधे दिन की यात्रा और शेष थी और वे वहां पहुंच जाते। व्यवसायियों के लिए शारीरिक क्षमता कभी कोई बाधा नहीं होती थी। चलने से वे तनिक भी थकते नहीं थे। जब तक तीव्र युद्ध न हो तब तक कई दिनों और रातों तक लगातार चलना भी कोई कठिन कार्य नहीं था। तत्व प्राणियों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही थी। हवा में उड़ने वाले वायु तत्व प्राणियों के अतिरिक्त, जिनसे निपटना थोड़ा कठिन था, अन्य तत्व प्राणियों को केवल 2 या 3 प्रहारों में ही समाप्त किया जा रहा था।
वे कोई विशिष्ट दानव नहीं थे, केवल साधारण स्तर 34 के दानव थे। वे कंकाल योद्धाओं के सामने तनिक भी नहीं टिक पा रहे थे। राजवीर, क्या तुम्हें कुछ अनुभव हो रहा है? नित्या सिंह अचानक रुक गई, उसके मुख के भाव गंभीर हो गए। राजवीर जिंदल को भी कुछ असामान्य लगा, भूमि कांप रही है, तत्व अत्यंत अनियंत्रित हो रहे हैं। वे दोनों सतर्क हो गए। राजवीर जिंदल की पहली प्रतिक्रिया स्वयं पर और नित्या सिंह पर अस्थि कवच स्थापित करने की थी। अस्थि कवच के होने से उनकी सुरक्षा बहुत बढ़ गई थी। वहां लोग हैं। नित्या सिंह ने सामने की ओर देखा। लोगों का एक समूह उनकी ओर अत्यंत तीव्र गति से दौड़ा आ रहा था। वे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चिल्ला रहे हैं। दूर से आवाजें आ रही थीं। लोगों का एक समूह था जिसमें 100 से अधिक व्यक्ति थे। वे पागलों की तरह भाग रहे थे। जैसे जैसे वे समीप आए, दृश्य और स्पष्ट होता गया। अंततः वे उन्हें स्पष्ट देख और सुन सकते थे। भागो, शीघ्रता से भागो, वहां खड़े मत रहो, अपने प्राण बचाकर भागो। तत्व पूरी तरह अनियंत्रित थे और इन लोगों के पीछे तत्व प्राणियों का एक विशाल समूह उनका पीछा कर रहा था। क्या उन्होंने तत्व प्राणियों के किसी बड़े स्थान को छू लिया है? नित्या सिंह ने विस्मय से कहा। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया, नहीं, वे किसी तत्व गुप्त क्षेत्र के सामने आ गए हैं। नित्या सिंह प्रसन्नता से उछल पड़ी, उत्तम, मैं तो इसी बात से चिंतित थी कि हमें कोई तत्व गुप्त क्षेत्र मिलेगा या नहीं। तत्व गुप्त क्षेत्र बिना किसी निश्चित स्थान के प्रकट होते थे। जब वे प्रकट होते थे तो तत्व पूरी तरह अनियंत्रित हो जाते थे और भारी संख्या में तत्व प्राणी तुरंत उत्पन्न हो जाते थे। वह क्षेत्र पूरे स्थान को घेर लेता था, तत्व बिखर जाते थे, टेलीपोर्टेशन पत्थर निष्प्रभावी हो जाते थे और बाहर निकलना असंभव हो जाता था। उस क्षेत्र में उत्पन्न तत्व प्राणी भीतर उपस्थित बाहरी लोगों पर प्रहार करते थे और उनका पीछा करते थे। चाहे पाताल के दानव हो या मनुष्यों के व्यवसाय, सभी उनके प्रहारों का लक्ष्य होते थे। तत्व गुप्त क्षेत्रों की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन समय के उसी महान युद्ध से जुड़ा हुआ था। 50 या 60 व्यवसायी पागलों की तरह भाग रहे थे और उनके पीछे 1000 से अधिक तत्व प्राणी लगे हुए थे। उनकी संख्या अत्यधिक थी। यदि शव विस्फोट का उपयोग किया जा सकता तो राजवीर जिंदल को इन तत्व प्राणियों की तनिक भी चिंता नहीं होती। उससे 10 गुना अधिक होने पर भी कोई अंतर नहीं पड़ता। परंतु तत्व प्राणियों के शव नहीं होते थे, इसलिए ये थोड़ा कठिन था। परंतु केवल थोड़ा ही कठिन था। तुम दोनों वहां क्यों खड़े हो? क्या मरने की प्रतीक्षा कर रहे हो? क्या तुम पागल हो? शीघ्रता से भागो। क्या तुम्हें हमारे पीछे आ रहे वे सभी तत्व प्राणी दिखाई नहीं दे रहे? उन्हें छोड़ो, हमें भागना चाहिए। वे समीप आ रहे हैं। पागलों की तरह भाग रहे उन लोगों ने राजवीर जिंदल और नित्या सिंह को स्थिर खड़े देखा तो वे उन पर चिल्लाए। वे दोनों फिर भी नहीं हिले। नित्या सिंह ने तो प्रसन्नता से उनकी ओर हाथ भी हिलाया। वह छोटी कन्या उन भारी संख्या में आ रहे तत्व प्राणियों से तनिक भी चिंतित नहीं थी। नित्या सिंह की इस चेष्टा ने उन लोगों को ये सोचने पर विवश कर दिया कि ये दोनों पूरी तरह से पागल हैं। केवल पागल ही नहीं, बल्कि अंधे भी हैं। वे राजवीर जिंदल और नित्या सिंह के पास से निकल गए और भारी संख्या में तत्व प्राणी उनका पीछा करते रहे। उसी समय कुछ तत्व प्राणियों ने राजवीर जिंदल और नित्या सिंह को देखा और वे उन दोनों की ओर झपटे। एक ही क्षण में राजवीर जिंदल ने अपने सभी कंकालों का आह्वान कर लिया। 150 कंकाल योद्धा, 100 कंकाल तांत्रिक। कंकाल योद्धा भेड़ियों के सामने भीड़ों की भांति उन पर टूट पड़े। कंकाल तांत्रिकों के मंत्रों की भी भारी वर्षा होने लगी। पलक झपकते ही दर्जनों तत्व प्राणी मारे गए। संदेश एक के बाद एक प्रकट होने लगे। भारी मात्रा में अनुभव अंक प्राप्त हो रहे थे और साथ ही कई तत्व क्रिस्टल कोर भी मिल रहे थे। कंकाल योद्धाओं ने कंकाल तांत्रिकों के साथ मिलकर अत्यंत तीव्र गति से उन्हें समाप्त करना शुरू किया। स्तर 26 के कंकाल योद्धाओं की विशेषताएं 18,000 थीं, जो स्तर 34 के तत्व प्राणियों से कहीं अधिक थीं। वे मूल रूप से 3 या 4 प्रहारों में एक को समाप्त कर रहे थे। कंकाल तांत्रिकों की आत्मिक शक्ति 42,000 से भी अधिक थी, जिससे वे अत्यंत शक्तिशाली मंत्र प्रहार कर रहे थे। 2 मंत्र प्रहारों में एक प्राणी समाप्त हो जाता था। तत्व प्राणी भारी संख्या में नष्ट होने लगे। अचानक दूर से एक अत्यंत तीक्ष्ण चीख गूंजी। तत्व पूरी तरह से अनियंत्रित हो गए, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। अध्याय 145। एक अद्भुत और सुंदर दृश्य। वह तीक्ष्ण चीख और तीव्र होती गई। नित्या सिंह ने व्याकुल होकर अपने कान बंद कर लिए। ये कैसी ध्वनि है? इससे मेरा सिर चकरा रहा है। उस चीख के साथ ही अन्य तत्व प्राणियों ने भी उत्तर में चीखना शुरू कर दिया। वे ध्वनियां गूंजने लगीं, जैसे कानों के पर्दों को भेद रही हों। तत्व पूरी तरह अव्यवस्थित थे। कंकाल तांत्रिक पूरी तरह निष्प्रभावी हो गए। वे एक भी मंत्र का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। वास्तव में दानव का स्तर जितना उच्च होता था, उससे निपटना उतना ही कठिन होता था। यदि मैं भूल नहीं रहा हूं तो ये तत्व गुप्त क्षेत्र का शासक होना चाहिए, जिसे तत्व सम्राट कहते हैं। ये कहते हुए राजवीर जिंदल ने अपनी हथेली उठाई। एक लाल प्रकाश तेजी से चमका। आकाश में एक विशाल लाल जाल प्रकट हुआ। कौशल, धीमा अभिशाप।
एक ही क्षण में सभी दिखाई दे रहे तत्व प्राणियों के सिर के ऊपर विशाल रक्त लाल बेड़ियां प्रकट हो गईं। उनकी चीखें तुरंत धीमी पड़ गईं, गति 39 गुना कम हो गई। वे अप्रिय ध्वनियां तुरंत दब गईं। केवल दूर से आ रही वह सबसे भारी और तीक्ष्ण चीख जारी रही। आक्रमण करो! आदेश मिलते ही कंकाल योद्धाओं ने अपनी तलवारें उठाईं और प्रहार करना शुरू किया। तत्वों के अनियंत्रित होने के कारण कंकाल तांत्रिकों की प्रभावशीलता समाप्त हो चुकी थी। वे अब केवल कंकाल योद्धाओं पर ही निर्भर रह सकते थे। सौभाग्य से कंकाल योद्धा अत्यंत तीव्र गति से मारते थे, केवल कुछ ही प्रहारों में एक को समाप्त कर देते थे। पलक झपकते ही उन्होंने उनमें से अधिकांश को साफ कर दिया था। इस समय तक कंकालों ने सभी तत्व प्राणियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। अब कोई भी उन भागते हुए लोगों का पीछा नहीं कर रहा था। वे सभी राजवीर जिंदल से निपटने के लिए आगे बढ़े। जो लोग भाग रहे थे उन्होंने तत्व प्राणियों को मार्ग बदलते देखा तो उन्होंने संकट से बचने पर राहत की सांस ली। हम बच गए, अंततः प्राण बच गए। मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तत्व प्राणी हमारा पीछा क्यों नहीं कर रहे हैं? वहां देखो! वे ये देखकर चकित रह गए कि ये वही दो लोग थे जिन्हें उन्होंने पहले पागल समझा था। अब वे कंकालों के एक विशाल समूह को नियंत्रित कर रहे थे और अत्यंत तीव्र गति से तत्व प्राणियों को समाप्त कर रहे थे। तत्व प्राणी कंकालों की तलवारों के सामने असहाय थे और सरलता से मारे जा रहे थे। वे कौन हैं? वे इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? अत्यंत शक्तिशाली! ये कंकाल सचमुच अद्भुत हैं। क्या ये कोई आह्वान करने वाली श्रेणी है? मैंने पहले कभी ऐसा शक्तिशाली आह्वानकर्ता नहीं देखा। कितना हास्यास्पद है! मैंने उन्हें पहले पागल कहा था। अब ऐसा लगता है कि वास्तविक पागल तो मैं ही हूँ। आश्चर्य और विस्मय के बीच वे सभी तत्व प्राणी पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए। कुछ मिनटों के बाद वह चीख अंततः दुर्बल पड़ गई, परंतु तत्व अभी भी अनियंत्रित थे। राजवीर जिंदल ने कंकाल तांत्रिकों को वापस बुला लिया, क्योंकि वे बाहर केवल एक मूर्ति की भांति खड़े थे। उन्हें यह आशा भी नहीं थी कि वे अस्त्रों से प्रहार करेंगे। अंततः वह चिल्लाना बंद हुआ। मेरा सिर फटने ही वाला था। नित्या सिंह ने एक लंबी सांस ली। उसे अभी बहुत बुरा लग रहा था। ये वास्तव में बहुत अप्रिय था। चलो आगे बढ़ें। तत्व प्राणी अधिकांशतः साफ किए जा चुके थे। 1000 से अधिक तत्व प्राणी 150 कंकाल योद्धाओं की सेना के सामने केवल 5 मिनट से भी कम समय तक टिक सके। विशेषताओं का अंतर बहुत अधिक था। तत्व प्राणियों के पास लड़ने का कोई उपाय नहीं था। राजवीर जिंदल कंकाल योद्धाओं को लेकर उस ध्वनि की दिशा में आगे बढ़े। तत्व क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए उन्हें गुप्त क्षेत्र के तत्व सम्राट को मारना आवश्यक था। तत्व क्रिस्टल और तत्व क्रिस्टल कोर के नाम में केवल एक शब्द का अंतर था, परंतु ये कनिष्ठ और वरिष्ठ सामग्रियों के बीच का अंतर था। क्रिस्टल कोर सामान्यतः स्तर 40 से नीचे की सामग्रियां थीं, जबकि क्रिस्टल स्तर 40 से ऊपर के व्यवसायियों के लिए आवश्यक सामग्रियां थीं। ये पूरी तरह से सटीक नहीं था, परंतु अधिकांश सामग्रियां इसी नियम का पालन करती थीं। उदाहरण के लिए, जिन आत्मा शुद्धिकरण क्रिस्टल की खोज मोहिनी वर्मा कर रही थीं, वे उच्च स्तरीय सामग्रियां थीं जिनका उपयोग स्तर 40 के श्रेणी परिवर्तन के लिए किया जाता था। ध्वनि के स्रोत की ओर बढ़ते हुए उन्होंने एक अद्भुत और सुंदर दृश्य देखा। शब्दों में इसका वर्णन करना कठिन था। 4 प्रकार के तत्व हवा में तैरते और नृत्य करते दिखाई दे रहे थे। विद्युत तत्व तारों के प्रकाश की भांति बन गए थे, अग्नि तत्व सजावट की भांति, वायु तत्व पंखों की भांति और जल तत्व दर्पण की भांति दिखाई दे रहे थे। अत्यंत सुंदर! नित्या सिंह मंत्रमुग्ध हो गई। उसने पहले कभी ऐसा सुंदर दृश्य नहीं देखा था। ये दृश्य इतना सुंदर था कि सांसें रोक दे और इतना ही संकटपूर्ण भी था। सावधान रहो! राजवीर जिंदल चिल्लाए, परंतु तब तक थोड़ी देर हो चुकी थी। बिजली का एक विशाल प्रहार नीचे गिरा, जो अत्यंत तीव्र गति से आया था। अस्थि कवच लगातार चमका और उसने उस प्रहार को रोक दिया। नित्या सिंह इस बार सचमुच भयभीत हो गई थी। अभी उसकी दृष्टि के सामने केवल नीला प्रकाश था और उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिना अस्थि कवच के वह अभी तक या तो मारी जाती या गंभीर रूप से अक्षम हो जाती। आखिरकार वह केवल स्तर 25 पर थी, अभी भी बहुत दुर्बल थी। इसके तुरंत बाद आकाश से नुकीले बर्फ के तीरों की भारी वर्षा होने लगी, जैसे वर्षा की बूंदें हों। मलबे की भांति बर्फ के तीरों की वर्षा ऊपर से नीचे की ओर गिरी। सभी कंकालों पर उन बर्फ के तीरों से प्रहार हुआ। प्रहार की क्षमता कम नहीं थी। राजवीर जिंदल इसे कंकाल योद्धाओं के माध्यम से अनुभव कर सकते थे। कौशल, धीमा अभिशाप। राजवीर जिंदल ने अपनी हथेली नीचे की ओर दबाई और वह अभिशाप उन पर लागू हो गया। वह अद्भुत और सुंदर दृश्य तुरंत लुप्त हो गया। नित्या सिंह को तब आभास हुआ कि वह सुंदर दृश्य वास्तव में भारी संख्या में तत्व प्राणियों के एक दूसरे से जुड़ने और लिपटने के कारण बना था। अभिशाप के प्रभाव में वे शीघ्र ही एक दूसरे से अलग हो गए और अपने वास्तविक रूप में आ गए। कंकाल योद्धा पहले ही आगे बढ़ चुके थे। कंकाल तांत्रिकों के बिना भी और वायु तत्व प्राणियों के हवा में उड़ने के बाद भी 39 गुना धीमे प्रभाव के कारण वे कंकाल योद्धाओं का सामना नहीं कर पा रहे थे।
राजवीर जिंदल ने वायु तत्व प्राणियों को प्राथमिकता देने का आदेश दिया। प्रहारों के एक दौर के बाद वे तत्व प्राणी शीघ्र ही मारे गए। उन तत्व प्राणियों के मरने के बाद वह गुप्त क्षेत्र उन दोनों के सामने प्रकट हो गया। तत्वों से बनी एक दुनिया, एक ऐसा क्षेत्र जो शेष संसार से पूरी तरह स्वतंत्र था। तत्व गुप्त क्षेत्र कालकोठरियों से भिन्न होते थे। वहां केवल एक ही गुप्त क्षेत्र होता था और जो भी प्रवेश करता था वह उसी एक आकाश के नीचे होता था। दूसरे शब्दों में, यदि कई दल एक साथ एक गुप्त क्षेत्र की खोज कर रहे हों तो उनके एक दूसरे से मिलने और युद्ध होने की संभावना बहुत अधिक होती थी। तत्व मैदान का तत्व गुप्त क्षेत्र। इसका सबसे प्रसिद्ध उत्पाद तत्व क्रिस्टल था। तत्व क्रिस्टल का उपयोग शीर्ष स्तर के प्लेटिनम अस्त्रों को बनाने के लिए किया जा सकता था। प्लेटिनम अस्त्र स्तर 40 से 59 के बीच उपयोग के लिए उपयुक्त होते थे। उनका मूल्य इतना अधिक होता था कि उसकी गणना करोड़ों में की जाती थी। सबसे सस्ते प्लेटिनम अस्त्र भी 50 लाख से अधिक के होते थे और सबसे मूल्यवान अस्त्र 10 करोड़ तक पहुंच सकते थे। तत्व क्रिस्टल का उपयोग करके बनाए गए प्लेटिनम उपकरण सबसे उच्च मूल्य के प्लेटिनम उपकरणों में से होते थे, जिनकी विशेषताएं शीर्ष स्तर की होती थीं। परंतु राजवीर जिंदल के लिए इसका मूल्य अस्त्र बनाने में नहीं था, बल्कि ये वेद प्रकाश के अभियान और उनके स्वयं के विराम मुक्ति ताबीज के लिए था। ये सत्य था, कनिष्ठ विराम मुक्ति ताबीज को मध्यम विराम मुक्ति ताबीज में बदलने के लिए आवश्यक सामग्रियों में से एक तत्व क्रिस्टल ही था। चलो भीतर चलते हैं। गुप्त क्षेत्र का द्वार खुल चुका था। राजवीर जिंदल कंकाल योद्धाओं को लेकर बड़े कदमों से भीतर बढ़े। दुनिया बदल गई और शीतल वायु उनके मुख से टकराए। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह ने एक बर्फ के महल में पैर रखे। तत्व गुप्त क्षेत्र में सब कुछ तत्वों से ही बना होता था। वहां प्रवेश करते ही सबसे पहले उनका स्वागत इसी बर्फ के महल ने किया। बर्फ की सतह पूरी तरह से श्वेत थी, जो एक दर्पण की भांति हल्के प्रकाश को परावर्तित कर रही थी। वह हल्का सा प्रकाश भी कई बार परावर्तित होने के बाद अत्यंत तीव्र दिखाई दे रहा था। वह बर्फ का महल एक भूल भुलैया की भांति था जिसमें कई मार्ग थे, परंतु राजवीर जिंदल को भूल भुलैया से तनिक भी भय नहीं लगता था। जाओ। उनके आदेश पर कंकाल योद्धाओं ने प्रतिक्रिया की और वे विभिन्न मार्गों में प्रवेश करने के लिए तेजी से बिखर गए। उसी समय उनके मस्तिष्क में एक मानचित्र बनने लगा। नित्या सिंह उत्सुक दिखाई दे रही थी। क्या हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है? राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया। कोई आवश्यकता नहीं है। कंकाल योद्धाओं को मार्ग खोजने दो। एक बार जब हमें सही मार्ग मिल जाएगा तब हम आगे बढ़ेंगे। नित्या सिंह खिलखिलाई। तुम्हारे कंकाल बहुत उपयोगी हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं। कंकाल वास्तव में उपयोगी थे। उनके बिना वह इतनी तीव्र गति से स्तर नहीं बढ़ा पाते और अकेले विभिन्न कालकोठरियों को पार करना तो दूर की बात थी। 150 कंकाल योद्धा बिखर गए और आगे बढ़ते हुए लगातार सही निकास की खोज करने लगे। मार्ग में उन्हें कोई दानव नहीं मिला। ये पूरी तरह से केवल एक भूल भुलैया थी। जब कंकाल योद्धा बंद मार्गों पर पहुंचते तो राजवीर जिंदल उन्हें शीघ्रता से वापस बुला लेते और फिर उन्हें नए मार्ग खोजने के लिए भेज देते। उनके मस्तिष्क का मानचित्र अधिक से अधिक पूर्ण होता जा रहा था। उन्होंने कंकालों से दीवारों पर प्रहार करने का प्रयास भी किया। वे वास्तव में टूट सकती थीं, परंतु शीघ्र ही पुनः बन जाती थीं। ऐसा लगा कि यह प्रयास व्यर्थ था। अंततः लगभग 10 मिनट की खोज के बाद भूल भुलैया का वास्तविक निकास मिल गया। चलो, हमें निकास मिल गया है। नित्या सिंह खिलखिलाए। इतनी तीव्र गति से? ये कंकाल सचमुच बहुत अच्छे हैं। भाग्यवश कंकालों में कोई भावनाएं नहीं होती थीं, अन्यथा स्वयं को इस प्रकार संबोधित किए जाने पर वे अवश्य कुछ सोचते। कंकाल योद्धाओं का एक विशाल समूह बर्फ के महल के निकास से बाहर निकला। उन्होंने एक विशाल बर्फ तत्व प्राणी को देखा। वह बर्फ तत्व प्राणी बर्फ के टुकड़ों से बने एक सिंहासन पर बैठा था और उसकी शीतल दृष्टि आने वाले कंकालों को देख रही थी। उसकी आंखों में क्रोध के भाव थे, जैसे अवांछित अतिथियों ने उसके विश्राम में बाधा डाली हो। वह अचानक जोर से गरजा। बर्फ के महल की छत और आसपास से अनगिनत बर्फ के खंभे बाहर की ओर उड़ने लगे। प्रत्येक खंभा लगभग 1 मीटर मोटा और 4 से 5 मीटर लंबा था। कंकाल योद्धा शीघ्रता से आगे बढ़े और वे कुशलता से उन बर्फ के खंभों से बचने लगे। कुछ समय पर नहीं बच सके और वे खंभों के प्रहार से दूर जा गिरे। उन बर्फ के खंभों की प्रहार क्षमता दुर्बल नहीं थी। कंकाल योद्धाओं को भी प्रहार लगने पर थोड़ी क्षति हो रही थी। राजवीर जिंदल ने एक जांच मंत्र का प्रयोग किया। जल तत्व सेनापति गुप्त क्षेत्र का मुख्य दानव। स्तर 37, शक्ति 13,000, गति 0, आत्मिक शक्ति 13,000, स्वास्थ्य 16,000, कौशल बर्फ स्तंभ प्रहार, बर्फ का बवंडर, जल की बाढ़। विशेषताएं: भौतिक क्षति आधी होना, जल तत्व से पूर्ण सुरक्षा। उसकी गति वास्तव में 0 थी। राजवीर जिंदल को तब आभास हुआ कि वह नीचे के बर्फ के सिंहासन से जुड़ा हुआ था और हिलने डुलने में पूरी तरह असमर्थ था। ये पहली बार था जब उनका सामना ऐसे किसी दानव से हुआ था।
अध्याय 146 बर्फ का महल और अग्नि का सागर। तत्व सेनापति। कंकाल योद्धाओं ने जल तत्व सेनापति पर धावा बोल दिया और अपने कौशलों का प्रदर्शन करने लगे। उनकी तलवारों से निकलती चमकदार लाल रोशनी जल तत्व सेनापति से टकराई, जिससे बर्फ के टुकड़े हवा में बिखर गए। जल तत्व सेनापति के पास शारीरिक नुकसान को आधा करने की विशेषता थी, इसलिए वह शारीरिक हमलों से ज्यादा भयभीत नहीं था। लेकिन कंकाल योद्धाओं के गुण बहुत ऊंचे थे, जो उसकी रक्षात्मक क्षमता से कहीं अधिक थे। विशेष रूप से जब वे अपने कौशल का उपयोग कर रहे थे, तब वे उसे भारी नुकसान पहुंचा रहे थे। जल तत्व सेनापति की चीखें और दहाड़ गूंज उठीं। उसका पूरा शरीर एक रहस्यमयी नीली रोशनी से चमक उठा। वह नीली रोशनी हवा में नाचते हुए अनगिनत बर्फीले तीरों में बदल गई। कौशल बर्फीला बवंडर। बर्फीले तीरों में एक शक्तिशाली प्रहार बल था, जिसने कंकाल योद्धाओं को वास्तव में पीछे धकेल दिया। एक ऐसा कौशल जो पीछे धकेलने का प्रभाव रखता है। बर्फीले तीर जल तत्व सेनापति के चारों ओर तेजी से घूमने लगे, जिससे एक चक्रवात बन गया। इसने जल तत्व सेनापति को पूरी तरह से घेर लिया, जिससे कंकाल योद्धा उसके करीब नहीं जा पा रहे थे। राजवीर जिंदल ने यह देखा और कंकाल योद्धाओं को पीछे हटने का आदेश दिया, जिससे वे अस्थायी रूप से कौशल की सीमा से बाहर आ गए। ये कंकाल योद्धाओं की कमजोरियों में से एक था, नियंत्रण प्रभावों वाले कौशलों का मुकाबला करने में असमर्थता। बवंडर और भयंकर होता गया, उसकी सीमा तेजी से बढ़कर लगभग पूरे कमरे को घेरने लगी। राजवीर जिंदल को एक विचार आया। सभी कंकाल योद्धा एक साथ गायब हो गए। वह और नित्या सिंह भी पीछे हटकर बर्फ के महल में चले गए। उन्होंने बर्फीले तीरों को महल की दीवारों से टकराते हुए सुना, जिससे तेज आवाजें आ रही थीं। उस आवाज को पूरी तरह शांत होने में 1 मिनट का समय लगा। कौशल समाप्त हो चुका था। राजवीर जिंदल जल तत्व सेनापति के कमरे में वापस लौटा और उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जल तत्व सेनापति के घाव पूरी तरह भर चुके थे। इससे पहले कंकाल योद्धाओं के भयंकर हमलों ने उस पर कई निशान और घाव छोड़ दिए थे। अब वे सब ठीक हो चुके थे। ये तो सरासर बेईमानी है। नित्या सिंह ने भी इस बात पर ध्यान दिया था। कौशलों के एक दौर ने सभी कंकाल योद्धाओं को पीछे खदेड़ दिया था और साथ ही खुद को ठीक भी कर लिया था। राजवीर जिंदल ने निरीक्षण करते हुए कहा, तुम बाहर मत आना, मेरे पास एक योजना है। ठीक है, नित्या सिंह ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया। अगर राजवीर जिंदल ने कहा कि उसके पास योजना है, तो निश्चित रूप से थी। कंकाल योद्धा फिर से प्रकट हुए और उन्होंने एक बार फिर जल तत्व सेनापति पर धावा बोल दिया। उनकी तलवारें एक के बाद एक वार करने लगीं, जिससे धातु के टकराने की आवाजें आने लगीं। जल तत्व सेनापति फिर से दहाड़ने लगा। घने बर्फीले तीर दिखाई दिए, जो उसके चारों ओर घूमने लगे और अंत में एक गरजते हुए बर्फीले तीरों के बवंडर में बदल गए। बर्फीले तीरों के बवंडर की सीमा धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसके मजबूत पीछे धकेलने वाले प्रभाव ने कंकाल योद्धाओं को करीब आने से रोक दिया। राजवीर जिंदल ने तुरंत कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया, लेकिन खुद पीछे हटने के बजाय वह उस बर्फीले तीरों के बवंडर में कूद गया। अस्थि कवच तेजी से चमका, जिसने बर्फीले तीरों के हमलों को रोक दिया और कौशल के पीछे धकेलने वाले प्रभाव को पूरी तरह से बेअसर कर दिया। बर्फीले तीरों के बवंडर की सीमा बड़ी थी, लेकिन वह घना नहीं था। बाहर तेज हवाएं और बर्फीले तीर गरज रहे थे, लेकिन अंदर बिल्कुल शांति थी। राजवीर जिंदल उस बवंडर को पार कर गया और उसने कंकाल योद्धाओं को फिर से बुलाया। कंकाल योद्धा बिना किसी झिझक के उस पर वार करने लगे। बर्फीले तीरों का बवंडर कौशल अभी भी जारी था, जो कमरे के हर कोने में फैल रहा था। नित्या सिंह ने राजवीर जिंदल की बात मानी और बर्फ के महल में ही रही, बाहर नहीं आई। कंकाल योद्धा आनंद से वार कर रहे थे, जबकि जल तत्व सेनापति बिना रुके चीख रहा था। 1 मिनट बाद बर्फीले तीर अचानक गायब हो गए और वापस अनगिनत जल तत्वों में बदल गए। जल तत्व सेनापति के घाव स्पष्ट रूप से तेजी से भरने लगे, लेकिन इस बार वह पहले की तरह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। घाव केवल आंशिक रूप से भरे थे और कंकाल योद्धाओं के हमलों के कई निशान अभी भी बाकी थे। जल तत्व सेनापति का आभास कमजोर हो गया था। राजवीर जिंदल जान गया कि उसकी योजना काम कर गई थी। जल तत्व सेनापति से फिर से नीली रोशनी चमकी और फिर उसके शरीर से भारी मात्रा में पानी निकलने लगा। पानी का बहाव तेजी से बढ़ा। मात्र 2 सेकंड में यह एक विशाल ज्वार की लहर में बदल गया। कौशल बाढ़ का ज्वार। एक विशाल लहर नीचे गिरी, जो समुद्र के जल तत्वों से भरी हुई थी। पिछला कौशल नियंत्रण का था, लेकिन यह एक शक्तिशाली हमला था। जब तक इसमें नियंत्रण प्रभाव नहीं था, तब तक सब ठीक था। कंकाल योद्धा तुरंत गायब हो गए। वह अकेले इसका सामना कर सकता था। कंकाल योद्धाओं को इसमें शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं थी। राजवीर जिंदल अपनी जगह से नहीं हिला। उसने 78,000 शारीरिक गठन के बराबर के अस्थि कवच पर भरोसा करते हुए बलपूर्वक इसका सामना किया। लहर के बाद लहर गिरती रही। राजवीर जिंदल लहरों के बीच मजबूती से खड़ा रहा। 5 लगातार लहरों के बाद पानी धीरे धीरे कम होने लगा। कंकाल योद्धा
फिर से प्रकट हुए और उन्होंने बर्फ को तोड़ने का अपना काम जारी रखा। इस बार उन्होंने जल तत्व सेनापति को कोई मौका नहीं दिया। 2 मिनट बाद जल तत्व सेनापति बर्फ के टुकड़ों में तब्दील हो गया, यहाँ तक कि उसके नीचे का सिंहासन भी टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। स्तर 37 के जल तत्व सेनापति का वध किया। अनुभव जोड़ 1,480,000। जल तत्व स्फटिक कोर X10 प्राप्त हुआ। जैसे ही संदेश मिला, नित्या सिंह बर्फ के महल से बाहर दौड़कर आए। उसका सुंदर चेहरा मुस्कान से भरा हुआ था। उसकी आंखों में राजवीर जिंदल सबसे सर्वश्रेष्ठ था। अनुभव बहुत अधिक था। 2 लोगों में विभाजित होने के बाद भी ये प्रत्येक को 1.48 मिलियन मिला। साथ ही 10 जल तत्व स्फटिक कोर मिले, जिनकी कीमत लगभग 1 मिलियन स्वर्ण मुद्राएं थी। जल तत्व सेनापति की मृत्यु के बाद पर्यावरण में कुछ सूक्ष्म बदलाव आए। राजवीर जिंदल ने इसे महसूस किया। तत्वों की अराजकता का स्तर कुछ कम हुआ लगता है। नित्या सिंह ने सिर हिलाया। वास्तव में ये पहले की तुलना में थोड़ा अधिक आरामदायक महसूस हो रहा है। अराजक तत्वों के कारण लोगों को बेचैनी होती थी, अब इसमें कुछ सुधार हुआ था। उसने कंकाल तांत्रिकों को बुलाने का प्रयास किया। जल तत्व वाले कंकाल तांत्रिक अब अपने कौशलों का उपयोग कर सकते थे, लेकिन अन्य तत्व अभी भी ऐसा नहीं कर पा रहे थे। राजवीर जिंदल ने महसूस किया कि इसका संबंध निश्चित रूप से जल तत्व सेनापति से ही होना चाहिए। वे बर्फ के टुकड़ों को पार करते हुए तत्व रहस्यमय क्षेत्र में और गहराई में बढ़ते गए। गर्मी की लहरें उनके चेहरों से टकराईं। ये लपटों की दुनिया थी। पूरा स्थान धधकती आग से भरा हुआ था, जो अग्नि के सागर में बदल गया था। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, अस्थि कवच ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। बाहरी हिस्से पर चांदी जैसा सफ़ेद कवच दिखाई दिया, जो लपटों को रोकने के लिए तेजी से चमका। यदि अन्य व्यावसायिक यहाँ आते तो उन्हें लगातार नुकसान उठाना पड़ता। पानी की दुनिया, आग की दुनिया, इसके बाद हवा की दुनिया और बिजली की दुनिया होनी चाहिए। राजवीर जिंदल ने कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया था। ये दुनिया लगातार नुकसान पहुंचाने वाली थी, इसलिए बड़ी संख्या में कंकाल योद्धाओं के आगे बढ़ने के लिए उपयुक्त नहीं थी। लेकिन नित्या सिंह को जैसे कोई मजेदार खिलौना मिल गया था। वह कभी कभी जमीन पर मौजूद छोटी लपटों पर पैर रख देती थी। अस्थि कवच के कारण उसे कोई चोट नहीं लग सकती थी। राजवीर जिंदल ने हर 2 मिनट में अस्थि कवच को फिर से सक्रिय किया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह हमेशा सर्वोत्तम स्थिति में रहे। बर्फ के महल की तरह यहाँ भी कोई अग्नि तत्व आत्माएं नहीं थीं। ऐसा प्रतीत होता था कि सभी तत्व अपने सबसे बुनियादी रूपों में लौट आए थे। अग्नि तत्वों की इस दुनिया में वे दूर एक जलता हुआ पर्वत शिखर देख सकते थे। एक अग्नि पर्वत। वे दोनों अग्नि पर्वत की ओर बढ़ चले। अग्नि के सागर से होकर लगभग 10 मिनट चलने के बाद वे अंततः पर्वत की तलहटी में पहुंच गए। तभी उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई पर्वत था ही नहीं, ये केवल लपटों का एक विशाल समूह था जो पूरी तरह से अग्नि तत्वों से बना था। लपटें 50-60 मीटर ऊंची थीं, जो दूर से एक ऊंचे पर्वत जैसी दिखती थीं। नित्या सिंह दंग रह गई। उसने कभी इतनी बड़ी आग नहीं देखी थी। हम इससे कैसे लड़ेंगे? जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, वह अग्नि पर्वत जाग उठा। उस पर विशाल आंखों का एक जोड़ा दिखाई दिया। राजवीर जिंदल चौंक गया। ये बहुत मिलता जुलता लग रहा था। यह उस अग्नि दानव राजा की आंखों से बहुत मिलता जुलता था जिसे उसने पहले देखा था। अग्नि तत्व सेनापति, रहस्यमय क्षेत्र का मुख्य शत्रु। स्तर 37। शक्ति 0, गतिशीलता 0, आध्यात्मिक शक्ति 20,000, शारीरिक गठन 16,000, कौशल ज्वाला विस्फोट, अग्निसागर विस्फोट। विशेषताएं: शारीरिक नुकसान आधा, अग्नि तत्व से प्रतिरक्षा, ज्वाला दाह। एक और दानव जो हिल नहीं सकता था और उसके पास कोई शारीरिक हमला करने की क्षमता नहीं थी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का गुण 20,000 तक पहुंच गया था। कोई भी कल्पना कर सकता था कि उसका तत्वों से होने वाला नुकसान कितना भयानक होगा। भाग्यवश वह शारीरिक हमलों से प्रतिरक्षित नहीं था, इसलिए कंकाल योद्धा अभी भी उसे काफी नुकसान पहुंचा सकते थे। 150 कंकाल योद्धा बुलाने वाले स्थान से बाहर निकले और पलक झपकते ही अग्नि तत्व सेनापति के आधार की ओर लपके। अग्नि तत्व सेनापति के पर्वत जैसे शरीर से 100 से अधिक विशाल अग्निस्तंभ निकले। वे अग्निस्तंभ हवा में फट गए और आसमान से गिरने वाले गोलों की बारिश में बदल गए। कौशल ज्वाला विस्फोट। ये चारों तरफ होने वाला एक सघन हमला था। बचने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ आने वाले किसी भी दल के सभी सदस्यों को इस सघन हमले का सामना करना पड़ता। कोई भी थोड़ा कमजोर दल इसका सामना करने में बिल्कुल सक्षम नहीं होता। कंकाल योद्धाओं के शरीरों पर लपटें उठने लगीं, जिससे लगातार जलने की आवाजें आ रही थीं। यह अग्नि तत्व सेनापति की विशेषता थी, ज्वाला दाह। अग्नि तत्व सेनापति पर हमला करते समय कंकाल योद्धाओं को बदले में आग से नुकसान भी हो रहा था। बस उसके करीब जाने से ही नुकसान हो रहा था। कंकाल योद्धाओं ने उस नुकसान को सहन किया और हमला जारी रखा। उनके अत्यधिक ऊंचे गुणों ने कंकाल योद्धाओं को बहुत मजबूत रक्षा और सहनशक्ति दी थी।
उसी समय जल तत्व वाले कंकाल तांत्रिक एक एक करके प्रकट हुए और उन्होंने अपने कौशलों का उपयोग करना शुरू कर दिया। अध्याय 147 पवन विद्युत तत्व शरीर पीछे से घात। राजवीर जिंदल ने अपने सभी जल तत्व कंकाल तांत्रिकों को बुलाया, जिनकी कुल संख्या 28 थी। तत्व रहस्यमयी क्षेत्र में तत्व पूरी तरह से अराजक स्थिति में थे। जल तत्व सेनापति को हराने के बाद केवल जल तत्व वाले कंकाल तांत्रिक ही मंत्र फूंक सकते थे। कौशल बर्फीली आंधी की बारिश। अग्नि तत्व सेनापति पर एक तूफान की तरह बर्फ बरसने लगी, जिससे घनी भाप पैदा हो गई। अग्नि तत्व सेनापति गुस्से में दहाड़ा और एक के बाद एक हमलों की झड़ी लगा दी। आग के स्तंभ लगातार निकलते रहे, जो आसमान से गिरने वाली आग की बारिश में बदल गए। तत्व प्रतिरोध कौशलों के साथ कंकाल योद्धाओं और राजवीर जिंदल पर तत्वों का नुकसान 3 गुना कम हो गया था। कंकाल योद्धा लपटों से घिरे हुए प्रतीत हो रहे थे, लेकिन उन्हें बहुत अधिक नुकसान नहीं हो रहा था। जब तक दुश्मन के कौशलों में कोई नियंत्रण प्रभाव नहीं था, तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं थी। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह अस्थि कवच द्वारा सुरक्षित आग की बारिश में खड़े थे, पूरी तरह से सुरक्षित। अग्नि तत्व सेनापति को अधिक से अधिक नुकसान हो रहा था, उसका शरीर सिकुड़ रहा था और लपटें मध्यम पड़ रही थीं। यह महसूस करते हुए कि उसका जीवन खतरे में है, वह और अधिक भयंकर रूप से दहाड़ा। कौशल अग्निसागर विस्फोट। इस क्षण दुनिया के सभी अग्नि तत्व भड़क उठे। जमीन एक विनाशकारी भूकंप की तरह हिली और फट गई, जिससे तेज गड़गड़ाहट होने लगी। राजवीर जिंदल ने नित्या सिंह को पकड़ लिया और अपना संतुलन बनाए रखने का प्रयास किया। सभी अग्नि तत्व एकत्र हो गए और अनगिनत अग्नि स्तंभों में बदल गए, जिससे आग का एक सागर बन गया। अगले ही सेकंड वह आग का सागर हिंसक रूप से फट गया। नित्या सिंह अचानक हुए विस्फोट से चौंक गई और उसने जल्दी से अपने कान ढक लिए। एक के बाद एक विस्फोट होने लगे। पलक झपकते ही पूरी अग्नि तत्व की दुनिया हिंसक विस्फोटों की चपेट में आ गई। उन विस्फोटों में सभी कंकाल दूर जा गिरे। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह अस्थि कवच के भरोसे पर्वतों की तरह मजबूती से खड़े रहे। अग्नि तत्व सेनापति ने अपना अंतिम प्रयास पूरा किया, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हुआ। कंकाल योद्धा जमीन पर गिरने के बाद जल्दी से उठे और हमला जारी रखा। इस क्षण से अग्नि तत्व सेनापति के पास विरोध करने की कोई शक्ति नहीं बची थी। एक दयनीय चीख के साथ वह टुकड़ों में बिखर गया। लपटें आतिशबाजी की तरह नाचीं, जिससे एक अंतिम शानदार दृश्य बना। स्तर 37 के अग्नि तत्व सेनापति का वध किया। अनुभव जोड़ 1,480,000। अग्नि तत्व स्फटिक कोर X10 प्राप्त हुआ। तत्व दानव कोई शव नहीं छोड़ते थे, केवल बिखरी हुई जलती हुई लपटें ही यह सिद्ध करती थीं कि वह कभी वहां था। अग्नि तत्व सेनापति के मरने के बाद भी अग्नि तत्व की दुनिया बनी रही, लेकिन वह पहले की तुलना में बहुत कमजोर थी। अराजक तत्व कुछ और शांत हो गए। अग्नि तत्व वाले कंकाल तांत्रिक अब सफलतापूर्वक मंत्र फूंक सकते थे। इसके बाद कौन सा तत्व होगा? नित्या सिंह ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए फुसफुसाया। पवन। राजवीर जिंदल ने पहले ही पवन तत्वों को महसूस कर लिया था। बदलते हुए पवन तत्व, कभी कोमल तो कभी हिंसक। जैसे ही वे अग्नि तत्व की दुनिया को पार करके पवन तत्व के क्षेत्र में दाखिल हुए, तत्व रहस्यमय क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर एक दल दिखाई दिया। एक योद्धा, 2 सहायक, 2 नुकसान पहुंचाने वाले योद्धा, एक बहुत ही मानक संरचना वाला 5 लोगों का दल। उन्होंने कीकपुर देश के व्यावसायिकों के विशिष्ट वस्त्र पहने हुए थे, जो कुछ हद तक दिव्य सूर्य साम्राज्य और कुसुमपुर देश दोनों की शैलियों से मिलते जुलते थे। ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा था। नेता, हमने वास्तव में इसे खोज लिया। एक तत्व रहस्यमय क्षेत्र। हमने इतने दिनों तक खोज की और आखिरकार हमें एक मिल गया। अजीब बात है, तत्व रहस्यमय क्षेत्रों को तो तत्व आत्माओं से भरा होना चाहिए था। यहाँ एक भी क्यों नहीं है? दल के कई सदस्य भ्रमित दिख रहे थे। तत्व रहस्यमय क्षेत्र का प्रवेश द्वार उनके पास मौजूद जानकारी से मेल नहीं खा रहा था। पंकज यादव ने प्रवेश द्वार की ओर देखा। कोई निश्चित रूप से हमसे पहले अंदर जा चुका है। तो फिर हम किसका इंतजार कर रहे हैं? चलो, बहुत देर होने से पहले जल्दी अंदर चलें। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि किसी ने हमसे पहले बाजी मार ली। वे सभी चिंतित दिख रहे थे, लेकिन पंकज यादव को कोई जल्दी नहीं थी। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। वे बहुत पहले अंदर नहीं गए हैं। मैं तत्वों के बचे हुए प्रभाव को महसूस कर सकता हूँ। दूसरों का हमारे लिए रास्ता साफ करना हमारे कुछ प्रयासों को बचाता है। जब तक हम उनके अंतिम मुख्य शत्रु को मारने से पहले पहुंच जाते हैं, तब तक सब ठीक है। दिव्य सूर्य साम्राज्य में एक कहावत है, टिड्डे का शिकार करने वाला शिकारी पीछे खड़े बाज से अनजान रहता है। आज हम वह बाज बनेंगे। पंकज यादव आश्वस्त दिख रहा था, जिससे उसके साथियों को हंसी आ गई। नेता सही कह रहे हैं, हम इतनी जल्दी में क्यों हैं? जब तक हम अंतिम मुख्य शत्रु को मारते हैं, केवल वही मायने रखता है। ये सबसे अच्छा होगा यदि हम उन्हें मुख्य शत्रु से लड़ते समय ही खत्म कर दें। यह एक अच्छा विचार है। वे पांचों हंसते खेलते हुए क्षेत्र में दाखिल हुए, बहुत सहज दिख रहे थे।
जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया उन्हें वह विशाल बर्फ का महल दिखाई दिया। दल के जादूगर ने एक कौशल का प्रदर्शन किया। बर्फ के महल में ध्वनि तरंगे फैलने के साथ ही स्पष्ट आवाजें गूंज उठीं। कुछ समय बाद जादूगर की आंखें चमक उठीं, मुझे रास्ता मिल गया है, मेरे पीछे आओ। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह पवन तत्व की दुनिया में आगे बढ़े। पवन तत्व अत्यंत सक्रिय और परिवर्तनशील थे। कभी वसंत की हवा की तरह उनके चेहरों को कोमलता से छूते हुए आरामदायक और सुखद लगते थे, तो कभी चाकुओं की तरह जिससे अस्थि कवच सक्रिय हो जाता था। नित्या सिंह ने अचानक राजवीर को पकड़ा और आसमान की ओर इशारा किया। इतने सारे आसमान में हल्के नीले रंग के बादल तैर रहे थे। करीब से देखने पर वे बादल नहीं थे बल्कि पवन तत्व आत्माएं थीं। वे एक साथ झुंड में जमा थीं, जिससे वे बादलों जैसी दिख रही थीं। जैसे ही नित्या सिंह ने उन्हें देखा, उन्होंने भी नित्या को देख लिया। बादलों के झुंड फट गए। आसमान अचानक पवन तत्व आत्माओं से भर गया, जिन्होंने उन दोनों को घेर लिया। पवन तत्व आत्माएं उनके चारों ओर तेजी से घूमने लगीं, जिससे वह एक बवंडर में बदल गया। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह उस तूफान के केंद्र में थे। तूफान से हवा के गोले बारिश की बूंदों की तरह निकले और उन दोनों पर ऐसे बरसने लगे जैसे वे कोई निशाना हो। अस्थि कवच एक जादुई रोशनी के साथ चमका, जिसने सभी हमलों को रोक दिया। राजवीर ने इशारा किया और जल तथा अग्नि तत्व के कंकाल तांत्रिकों को बुलाया। कंकाल तांत्रिक पवन तत्व आत्माओं के साथ मुकाबला करने लगे। उसी समय राजवीर ने अपनी हथेली उठाई। आसमान से एक विशाल लाल जाल गिरा। कौशल, मंदता का अभिशाप। वह बवंडर तुरंत बिखर गया। प्रत्येक पवन तत्व आत्मा के ऊपर खून जैसे लाल रंग की बेड़ियां दिखाई देने लगीं। उनकी गति 39 गुना धीमी हो गई। यहाँ तक कि अत्यधिक तेज गति वाली पवन तत्व आत्माएं भी पूरी तरह से धीमी हो गईं। कंकाल योद्धा हवा में उछले और हवा में ही पवन तत्व आत्माओं पर हमला करने लगे। 46 जल और अग्नि तत्व वाले कंकाल तांत्रिक भी लगातार मंत्र फूंक रहे थे। पवन तत्व आत्माएं एक एक करके समाप्त होने लगीं। पलक झपकते ही 100 से अधिक का सफाया हो गया। धमाका, एक बिजली की गड़गड़ाहट ने पवन तत्व की दुनिया को हिलाकर रख दिया। आसमान में बादलों के झुंड फट गए, जो पवन तत्व आत्माओं में बदल गए। पवन तत्व आत्माओं ने राजवीर जिंदल और नित्या सिंह को नजरअंदाज कर दिया और सामूहिक रूप से एक दिशा में उड़ने लगीं। राजवीर जिंदल ने अपनी बाहें थोड़ी सिकोड़ लीं। कुछ गड़बड़ है? नित्या सिंह ने उत्सुकता से पूछा। क्या बात है? राजवीर ने आगे देखा। हवा में एक विशाल काली वस्तु तैर रही थी, जिसमें भारी संख्या में तत्व आत्माएं समाती जा रही थीं। धमाका, बिजली फिर कड़की। बिजली ने आसमान को चीर दिया। गड़गड़ाहट और बिजली, ये तो। नित्या सिंह की आंखों में गहरा सदमा था। राजवीर ने कहा, यह एक तूफान है। पवन और विद्युत तत्व मिलकर एक तूफान बना रहे हैं। लेकिन इस तूफान में कोई बारिश नहीं थी, केवल भयंकर हवाएं और बिजली थी। उसने टोही कौशल का प्रयोग किया। पवन विद्युत तत्व शरीर रहस्यमयी क्षेत्र का मुख्य शत्रु। स्तर 38, शक्ति 0, गतिशीलता 5000, आध्यात्मिक शक्ति 25000, शारीरिक गठन 20000, कौशल बिजली तेज हवा पवन विद्युत प्रहार। विशेषताएं, शारीरिक हमले का नुकसान आधा, पवन तत्व से प्रतिरक्षा, विद्युत तत्व से प्रतिरक्षा। पवन और विद्युत तत्वों के संयोजन से बना वह पवन विद्युत तत्व शरीर राजवीर जिंदल की ओर बढ़ने लगा। 0 शक्ति, कोई शारीरिक हमला करने की क्षमता नहीं। 5000 गतिशीलता, बहुत तेज नहीं था। 25000 आध्यात्मिक शक्ति, उसके तत्वों का हमला बहुत भारी होने वाला था। वह अत्यंत विशाल था, व्यास में 200 मीटर से अधिक, जिससे भारी दबाव का एहसास हो रहा था। भयंकर हवाएं गरजने लगीं। 1000 मीटर दूर होने पर भी हवा के भारी दबाव ने खड़ा रहना मुश्किल कर दिया था। हवा का दबाव चाकुओं की तरह आ रहा था। अस्थि कवच से सफ़ेद रोशनी निकली, जिससे ये सुनिश्चित हुआ कि राजवीर अप्रभावित रहे। धमाका, 1000 मीटर दूर से राजवीर जिंदल पर बिजली गिरी, जिसने अस्थि कवच पर सुंदर लकीरें बनाईं। कंकाल योद्धा तुरंत प्रकट हुए और सैकड़ों मीटर प्रति सेकंड की गति से उस पवन विद्युत तत्व शरीर की ओर लपके। राजवीर ने अपना हाथ उठाया। लाल रोशनी गिरी। एक गूंज के साथ पवन विद्युत तत्व शरीर पर विशाल बेड़ियां दिखाई देने लगीं। उसकी गति पहले से ही बहुत तेज नहीं थी। अब वह पूरी तरह से धीमा हो गया और हवा में धीरे धीरे बढ़ने लगा। अध्याय 148, कष्टदायक तत्व रानी। धमाका, एक बहरे कर देने वाले शोर के बीच 10,000 बिजलियां नीचे गिरीं। बिजली बहुत घनी थी, जो बिना किसी अपवाद के हर एक कंकाल योद्धा से टकराए। यद्यपि मंदता का अभिशाप उसकी चलने की गति को धीमा कर सकता था, लेकिन इसने बिजली को उतना प्रभावित नहीं किया। बिजली बहुत तेज थी। 39 गुना धीमी होने के बाद भी वह विश्वसनीय रूप से तेज थी और उससे बचना असंभव था। विशाल बिजलियां कंकाल योद्धाओं से टकराईं, जिससे उन्हें लगातार नुकसान हो रहा था। कौशल बिजली, एक सरल सा दिखने वाला कौशल, लेकिन चौंकाने वाली विनाशकारी शक्ति के साथ। सभी कंकाल योद्धा घायल हो गए थे।
46 कंकाल तांत्रिक भी अब तक हमले की सीमा में पहुंच चुके थे। कौशल, विस्फोटक ज्वाला। कौशल, बर्फीला तूफान। आग और पानी के मंत्र लगातार उस पवन विद्युत तत्व शरीर पर हमला करने लगे। कंकाल तांत्रिकों पर और अधिक बिजलियां गिरने लगीं। कंकाल योद्धा बिजली के झटकों के बीच ऊंचाई पर उछले और कौशल का प्रदर्शन करते हुए उस तत्व शरीर पर वार करने लगे। तत्व शरीर पर बड़े घाव बन गए, जो लगातार हिल रहा था। जैसे ही तत्व शरीर घायल हुआ, वह कांपने लगा और अपने घावों को ठीक करने लगा। बिजली और भी हिंसक हो गई। इसने कंकाल योद्धाओं पर सघन बमबारी की। ये लड़ाई बिना किसी तकनीक के एक सीधा मुकाबला बन गई थी। बस ये देखना था कि कौन अधिक टिकाऊ है। भयंकर हवाएं गरजने लगीं, जिससे कंकाल योद्धाओं पर हवा का भारी दबाव बनने लगा। तूफान का वह समूह और ऊपर उठ गया, जिससे दूरी बढ़ गई। कंकाल योद्धा अब उस पर हमला नहीं कर सकते थे। कंकाल योद्धाओं की दूसरी कमजोरी उड़ने में असमर्थता। राजवीर जिंदल की हथेली में आग की रोशनी टिमटिमाई। लंबे समय से उपयोग में न लाई गई आत्माग्नि फिर से प्रकट हुई। एक छोटी सी लौ उस तत्व शरीर में जाकर गिरी। वह तत्व शरीर व्यास में 200 मीटर से अधिक बड़ा था। उसकी तुलना में वह आत्मा अग्नि केवल एक नाखून के आकार की थी। एक दूसरे की तुलना में वह आत्मा अग्नि बहुत तुच्छ लग रही थी, लेकिन उस छोटी सी आत्मा अग्नि में अपार शक्ति थी। वह तत्व शरीर हिंसक रूप से कांपने लगा। तूफान का पूरा समूह कांप उठा। बिजली और भयंकर हवाएं एक साथ रुक गईं। वह तूफान का समूह मुड़ने लगा और विकृत हो गया, यहाँ तक कि उसके ढहने के लक्षण भी दिखने लगे। राजवीर जिंदल की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी ही समझ गया। उसके सामने मौजूद पवन विद्युत तत्व शरीर वास्तव में बिजली और हवा के तत्वों का एक संयोजन था। दोनों तत्व पूरी तरह से एक नहीं हो सकते थे। वहां हमेशा कमियां थीं। आत्मा अग्नि ने सीधे आध्यात्मिक शक्ति पर हमला किया, जिससे वे कमियां और बढ़ गईं। किसी भी बाहरी हमले की तुलना में आंतरिक विघटन की यह विधि अधिक प्रभावी थी। राजवीर जिंदल ने लगातार आत्मा अग्नि कौशल का उपयोग किया, एक के बाद एक। वह तत्व शरीर पागलों की तरह विकृत होने लगा। तूफान आखिरकार थमने लगा। बिजली गायब हो गई। भयंकर हवाएं रुक गईं। कंकाल योद्धाओं और तांत्रिकों ने अवसर का लाभ उठाकर अपने हमले तेज कर दिए। मात्र 10 सेकंड के बाद वह तूफान का समूह पूरी तरह से ढह गया। स्तर 38 के पवन विद्युत तत्व शरीर का वध किया। अनुभव जोड़ 1,520,000। पवन तत्व स्फटिक कोर X10 प्राप्त हुआ। विद्युत तत्व स्फटिक कोर X10 प्राप्त हुआ। वह धुएं और बादलों की तरह गायब हो गया, जिससे हवाएं और लहरें शांत हो गईं। तत्व अब अराजक नहीं रहे थे। सभी कंकाल तांत्रिक ठीक हो गए। राजवीर जिंदल ने सभी कंकालों को वापस बुला लिया। लड़ाई के दौरान सभी कंकालों को कुछ नुकसान हुआ था। नित्या सिंह खुशी से उछल पड़ी, आखिरकार हमने इसे हरा दिया। वह देख सकती थी कि राजवीर जिंदल के लिए ये लड़ाई आसान नहीं थी। आखिरकार कंकाल योद्धा केवल स्तर 26 के थे, जबकि विरोधी स्तर 38 का मुख्य शत्रु था। बरसते हुए विभिन्न कौशलों ने कंकाल योद्धाओं पर स्पष्ट चोटें छोड़ी थीं, लेकिन राजवीर जिंदल फिर भी उसे हराने में सफल रहा। राजवीर ने उसका हाथ थामा। चलो अंतिम मुख्य शत्रु को देखते हैं। रहस्यमय क्षेत्र की अंतिम स्वामिनी, तत्व रानी। वे पवन तत्व के क्षेत्र को पार करके विद्युत तत्व की दुनिया में दाखिल हुए। विद्युत तत्व की दुनिया आश्चर्यजनक रूप से छोटी थी, व्यास में केवल 100 मीटर। यहाँ बिजली की धाराएं दौड़ रही थीं और ऊपर काले बादल उमड़ रहे थे। बिजली लगातार नीचे गिर रही थी। भले ही विद्युत तत्व का सेनापति मारा जा चुका था, लेकिन इस क्षेत्र में विद्युत तत्व अभी भी उग्र थे। राजवीर जिंदल जानता था कि बहुत समय नहीं बीतेगा जब वह विद्युत तत्व सेनापति जिसे उसने मारा था फिर से प्रकट हो जाएगा। न केवल ये तत्व सेनापति, बल्कि रहस्यमय क्षेत्र की अंतिम स्वामिनी, तत्व रानी भी वैसी ही थी। वर्षों से ये रहस्यमय क्षेत्र अनगिनत बार प्रकट हुआ था। तत्व रानी को अनगिनत बार मारा गया था, लेकिन जब भी रहस्यमय क्षेत्र फिर से प्रकट होता, तत्व रानी भी फिर से जीवित हो जाती। जब तक तत्व मैदान का अस्तित्व था, उसे कभी भी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। अस्थि कवच पहने हुए राजवीर जिंदल और नित्या सिंह हाथ में हाथ डाले विद्युत तत्व की दुनिया से होकर गुजरे। बिजली उनसे टकराई लेकिन कोई प्रभाव नहीं डाल सकी, उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने में पूरी तरह असमर्थ रही। इसके बजाय नित्या सिंह को एक दुर्लभ सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था। उसकी सुंदर आंखें सितारों जैसी थीं, जो राजवीर जिंदल के लिए और भी अधिक स्नेह से भरी हुई थीं। 100 मीटर के उस क्षेत्र को पार करने के बाद एक लंबा रास्ता था। वे उस रास्ते के अंत में एक पारदर्शी महल देख सकते थे। तत्व रानी महल में सिंहासन पर बैठी थी। उसके शरीर के चारों ओर सितारों के छल्लों की तरह 4 प्रकार के तत्व घूम रहे थे, जो अत्यंत सुंदर लग रहे थे। कितनी सुंदर है, नित्या सिंह ने प्रशंसा में कहा। सितारों के छल्ले बनाने वाले तत्व वास्तव में सुंदर थे, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक दानव थी और वे व्यावसायिक थे। कंकाल योद्धा पहले ही आगे बढ़ चुके थे और कंकाल तांत्रिक उनके ठीक पीछे थे।
तत्व रानी ने अचानक एक ऐसी तीखी चीख निकाली जो पूरे रहस्यमय क्षेत्र में गूंज उठी। उसके शरीर के चारों ओर तत्वों के छल्ले हिंसक रूप से कांप उठे। तत्व रानी स्तर 40 की थी। उस चीख ने भारी ध्वनि तरंगें पैदा की जो शारीरिक प्रभावों की तरह टकराने लगीं। कंकाल योद्धा उस ध्वनि तरंग के प्रभाव में आधे सेकंड के लिए रुके, फिर आगे बढ़ना जारी रखा। राजवीर जिंदल मन ही मन चौंक गया। ये तत्व रानी की सबसे सामान्य क्रिया थी। इसे एक हमला भी नहीं माना जा सकता था, फिर भी इसने कंकाल योद्धाओं को आधे सेकंड के लिए रोक दिया था। राजवीर ने महसूस किया कि यह लड़ाई बहुत कठिन हो सकती है। नित्या सिंह भी अब थोड़ी घबराई हुई थी। उसका छोटा हाथ कसकर बंद था और पसीने से भीगा हुआ था। तत्व रानी रहस्यमय क्षेत्र की स्वामिनी। स्तर 39। शक्ति 20,000। गतिशीलता 5,000। आध्यात्मिक शक्ति 20,000। शारीरिक गठन 20,000। कौशल तत्व प्रहार, तत्व तारा विस्फोट। विशेषताएं शारीरिक नुकसान आधा, तत्वों से होने वाला नुकसान आधा। राजवीर जिंदल ने तत्व रानी के गुण देखे। यह अब तक का सबसे ऊंचे गुणों वाला दानव था जिसे उसने देखा था। स्तर 39 की तत्व रानी के पास गतिशीलता को छोड़कर सभी गुणों में 20,000 थे, जो कंकाल योद्धाओं से केवल थोड़े ही कम थे। साथ ही शारीरिक और तत्वों से होने वाले नुकसान दोनों को आधा करने की दोहरी विशेषता थी। मुख्य शत्रु की अत्यंत मजबूत जीवन शक्ति के साथ मिलकर ये लड़ाई आसान नहीं होने वाली थी, लेकिन उन्हें लड़ना ही था, भले ही यह आसान न हो। वे पहले ही इतनी दूर आ चुके थे, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। कंकाल योद्धा तत्व रानी के पास पहुंच चुके थे। इससे पहले कि वे अपनी तलवारें उठा पाते, तत्व रानी ने पहले हमला कर दिया। कौशल तत्व तारा विस्फोट। चारों तत्वों के छल्ले एक साथ चमक उठे और फिर एक धमाके के साथ फट गए। सबसे आगे मौजूद दर्जन भर कंकाल योद्धा दूर जा गिरे। उनकी हड्डियों पर गहरी दरारें दिखाई देने लगीं, जैसे वे किसी भी सेकंड टूट जाएंगी। राजवीर जिंदल का चेहरा थोड़ा बदल गया। केवल एक वार से कंकाल योद्धा पहले ही भारी रूप से घायल हो गए थे। उसने तुरंत घायल कंकाल योद्धाओं को वापस बुला लिया। कौशल मंदता का अभिशाप। एक गूंज के साथ अभिशाप सक्रिय हो गया। तत्व रानी तुरंत अभिशाप में फंस गई। उसकी गति बहुत कम हो गई। जैसे ही अभिशाप सक्रिय हुआ, कंकाल योद्धा तत्व रानी के सामने पहुंच गए और उस पर वार करने के लिए अपनी तलवारें घुमाने लगे। कौशल प्रचंड प्रहार। कंकाल योद्धाओं के गुण 18,000 जितने ऊंचे थे। उनकी शक्ति अपार थी। तत्व रानी को नुकसान हुआ और उसने एक चीख निकाली। कौशल तत्व प्रहार। उसने अपने दोनों हाथ उठाए। तत्वों की धाराएं विशाल लहरों की तरह निकलीं, जो कंकाल योद्धाओं से टकराईं। दर्जन से अधिक कंकाल योद्धा तुरंत दूर जा गिरे और उनकी हड्डियों पर दरारें आ गईं। इतना शक्तिशाली कौशल, सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। राजवीर जिंदल ने अभी अभिशाप फूंकना समाप्त ही किया था कि तत्व रानी ने अपना हमला पूरा कर लिया। घायल कंकाल योद्धाओं को वापस बुलाते हुए राजवीर की हथेली में आग भड़क उठी। कौशल आत्मा अग्नि। तत्व रानी फिर से चीख पड़ी। आत्मा अग्नि ने उसे तीव्र पीड़ा पहुंचाई। कंकाल तांत्रिकों के हमले आ पहुंचे, जिन्होंने तत्व रानी को घेर लिया। तत्व रानी बार बार चीख रही थी। उसकी पीठ से बाजुओं का एक और जोड़ा निकल आया। प्रत्येक हाथ पर सितारों के छल्ले दिखाई देने लगे। हवा, आग, पानी, बिजली, चारों तत्व उन चारों हाथों से पूरी तरह मेल खाते थे। कौशल तत्व तारा विस्फोट। अध्याय 149 उत्तम समय, दूर से शवों की आपूर्ति। अग्नि तत्व का छल्ला फट गया। लपटें ऊपर उठी। कई कंकाल योद्धा दूर जा गिरे जो दरारों से ढके हुए थे। वह कौशल फिर से सक्रिय हुआ। पवन तत्व का छल्ला फट गया। चाकुओं जैसी भयंकर हवाओं ने कई और कंकाल योद्धाओं को दूर फेंक दिया। वे छल्ले लगातार फटते रहे। कंकाल योद्धा तत्व रानी के कौशलों द्वारा लगातार दूर फेंके जा रहे थे। मंदता का अभिशाप अपना प्रभाव खो चुका प्रतीत हो रहा था। तत्व रानी मुश्किल से हिल रही थी, बस अपनी उंगलियां हिला रही थी या अपने हाथ उठा रही थी। वह लगातार कौशलों का प्रदर्शन कर रही थी, एक के बाद एक कंकाल योद्धाओं को दूर फेंक रही थी। लड़ाई शुरू होने से लेकर अब तक केवल 5 सेकंड बीते थे। 30 से अधिक कंकाल योद्धा पहले ही भारी रूप से घायल हो चुके थे। उन सभी को राजवीर जिंदल द्वारा वापस बुला लिया गया था। ये वास्तव में बहुत कठिन है। वह नहीं जानता था कि वेद प्रकाश ने उसे ऐसा मिशन क्यों दिया था। उसने भविष्य के लिए खुद को बहुत अधिक आंक लिया था, लेकिन चाहे कितना भी कठिन हो, उन्हें लड़ना ही था। राजवीर जिंदल की हथेली लाल रंग से चमकी और उसने आत्मा अग्नि का उपयोग जारी रखा। आत्मा अग्नि का तत्व रानी पर अभी भी कुछ नुकसान हो रहा था। कंकाल योद्धाओं और तांत्रिकों के निरंतर हमलों के साथ मिलकर यह काम कर रहा था। वह नहीं जानता था कि वास्तव में तत्व रानी से निपटने की कुछ तकनीकें थीं। वर्षों से व्यावसायिकों ने उससे लड़ने के तरीकों का एक समूह विकसित किया था। वह दुर्ग संख्या 3 में किसी से भी पूछकर उनके बारे में जान सकता था। राजवीर जिंदल सीधे मुकाबला करने का आदी था, इसलिए उसने इस पर विचार नहीं किया था।
तत्व रानी से सीधे मुकाबला करने के मामले में राजवीर जिंदल को इतिहास में पहला माना जा सकता था। पंकज यादव का दल आखिरकार अंतिम विद्युत तत्व क्षेत्र को पार कर गया। उनके बाल खड़े हो चुके थे और उनसे जले हुए मांस जैसी गंध भी आ रही थी। सहायक ने जल्दी से उन्हें ठीक किया। दूरी पर उन्होंने तत्व रानी को लड़ाई में देखा। नेता, वे पहले से ही लड़ रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा। रोकना क्यों है, चलो उन्हें तत्व रानी के साथ ही मार देते हैं। छोटे जादूगर, अपने परम कौशल का उपयोग करो। जादूगर ने हामी भरी और जल्दी से मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने मंत्र फूंका, उसके पैरों के नीचे तारों के प्रतिरूप बनने लगे। ऊर्जा पागलों की तरह बढ़ने लगी। नित्या सिंह ने ऊर्जा के बदलाव को महसूस किया और मुड़कर देखा कि पंकज यादव का दल सैकड़ों मीटर दूर खड़ा था। अच्छा नहीं हुआ, उसका सुंदर चेहरा बदल गया और वह दौड़कर राजवीर जिंदल के पास आए और चिल्लाए, सावधान रहो, कोई हम पर पीछे से घात लगा रहा है। जैसे ही उसने अपनी बात पूरी की, ऊपर आसमान में एक विशाल जादुई तारों का प्रतिरूप दिखाई दिया और आसमान से अंकुरित जलते हुए उल्कापिंड गिरने लगे। कौशल, उल्कापात कयामत। वे उल्कापिंड भयानक आभा के साथ जमीन से टकराए, जिससे हिंसक विस्फोट हुए। पंकज यादव के दल का जादूगर अभी अभी अपने दूसरे परिवर्तन को पूरा कर चुका था और वह आग में विशेषज्ञता रखने वाला एक अग्नि जादूगर बन गया था। उसने अपने पहले बड़े पैमाने के कौशल में महारत हासिल कर ली थी। उल्कापात कयामत, ये कौशल अत्यंत शक्तिशाली था जो स्तर 30 से नीचे के व्यावसायिकों को तुरंत मार सकता था। यहाँ तक कि समान स्तर के व्यावसायिक भी यदि लापरवाह होते तो भारी रूप से घायल हो जाते। अब वह इस कौशल का उपयोग उन पर पीछे से घात लगाने के लिए कर रहा था। राजवीर जिंदल का अस्थि कवच लगातार चमका, जिसने एक के बाद एक विस्फोटों को रोका। एक उल्कापिंड सीधे उससे टकराया, लेकिन उसे भी अस्थि कवच ने रोक दिया। कई कंकाल योद्धा उल्कापिंडों की चपेट में आ गए और घायल हो गए। स्तर 40 के व्यावसायिक जिन्होंने अपना दूसरा परिवर्तन पूरा कर लिया था, उनकी हमले की शक्ति में जमीन आसमान का बदलाव आ चुका था। स्तर 39 और 40 पूरी तरह से अलग स्तर थे। विस्फोटों के बीच से राजवीर जिंदल ने पंकज यादव का स्तर देखा। उसके मुंह के कोने अचानक एक मुस्कान में बदल गए। उत्तम समय है। राजवीर जिंदल को एक विचार आया। जिन कंकाल योद्धाओं को उसने चोटों के कारण वापस बुला लिया था, वे सभी फिर से बाहर भेज दिए गए। वे कंकाल योद्धा अपनी तलवारें लहराते हुए पंकज यादव के दल की ओर लपके। सभी कंकाल तांत्रिक उनके पीछे हो लिए और उन्होंने पंकज यादव पर निशाना साध लिया। आते हुए कंकाल योद्धाओं को देखकर पंकज यादव अलार्म की आवाज में चिल्लाया, यह क्या बला है? यह क्या हो रहा है? ये सारे कंकाल दानव कहाँ से आ गए? क्या तत्व रानी के पास भी सेवक हैं? हमने इसके बारे में कभी नहीं सुना। वे भ्रम में चिल्लाए, लेकिन उनके हाथ धीमे नहीं थे। उन्होंने जल्दी से लड़ाई की तैयारी कर ली। भविष्यवक्ता पहले से ही शक्तियां बढ़ा रहा था और जादूगर ने अपना जादुई डंडा हवा में उठाया। दल के तीरंदाज ने अपना धनुष खींचा और तीर पर रोशनी चमकने लगी, क्योंकि वह एक कौशल के लिए तैयार था। अचानक एक लाल रोशनी चमकी। सभी के सिर के ऊपर लाल बेड़ियां दिखाई देने लगीं। क्या हो रहा है? पंकज यादव अचानक धीमा हो गया। यह एक अभिशाप है। दल के सहायक ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और अभिशाप को हटाने के लिए मंत्र फूंकना शुरू कर दिया। इस क्षण कंकाल तांत्रिकों के हमले आ पहुंचे, जिन्होंने सहायक को निशाना बनाया। पहले रुद्र प्रताप सिंह से निपटने के बाद राजवीर जिंदल जानता था कि उसके अभिशाप को हटाया जा सकता था। उस अनुभव के साथ वह उन्हें अभिशाप हटाने का दूसरा मौका नहीं देने वाला था। कंकाल तांत्रिकों के कौशलों ने सहायक पर अपना ध्यान केंद्रित किया। सहायक का कौशल बीच में ही बाधित हो गया। दर्जनों से सैकड़ों मंत्रों के हमले लगभग एक साथ उस पर गिरे। हमलों के केवल एक दौर के साथ सहायक पहले ही मृत्यु के कगार पर पहुंच गया था। अभिशाप के कारण पंकज यादव समय पर सहायक की रक्षा नहीं कर सका। चार्ज करते हुए कंकाल योद्धाओं का सामना करते हुए पंकज यादव ने एक जादुई तरल निकाला और उसे पी लिया। उसके सिर के ऊपर से लाल बेड़ियां गायब हो गईं। अभिशाप हट गया। कौशल, सामूहिक ताना। कौशल, सामूहिक जंजीरें। दो कौशल एक के बाद एक सक्रिय हुए। सबसे आगे मौजूद सभी कंकालों ने एक साथ उसे अपना निशाना बना लिया। फिर दर्जनों अदृश्य ऊर्जा की जंजीरें बाहर निकलीं, जिन्होंने कंकाल योद्धाओं को अपनी ओर खींच लिया। पंकज यादव ने अपनी ढाल उठाकर हमलों को रोकते हुए कंकाल योद्धाओं का सीधा सामना किया और चिल्लाया, जल्दी करो, अभिशाप हटाने के लिए जादुई तरल पियो। उसके साथी भी युद्ध के अनुभवी थे। उन्होंने अभिशाप हटाने के लिए जादुई तरल पिया और साथ ही सहायक को भी जबरन एक तरल पिलाया। जैसे ही अभिशाप हटा, सहायक ने खुद पर तुरंत ठीक करने वाले कौशल का प्रयोग किया। उसकी चोटों में तेजी से सुधार हुआ। जादुई हमलों का एक और दौरा पहुंचा। पंकज यादव चिल्लाया, सामूहिक सुरक्षा। कौशल सक्रिय हो गया। दल के सामने एक ऊर्जा की दीवार दिखाई दी। कंकाल तांत्रिकों के हमले रुक गए। नित्या सिंह ने कहा, वे अब स्तर 40 के हैं। पंकज यादव ने अपनी तलवार उठाकर उन्हें एक साथ घेर लिया।
योद्धा की सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक जंजीरें, जादूगर का उल्कापात, कयामत, ये सभी स्तर 40 के दूसरे परिवर्तन के बाद के कौशल हैं। राजवीर जिंदल ने सिर हिलाया और फिर से अभिशाप फेंका। उसने पाया कि इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। अभिशाप हटाने वाले जादुई तरल ने उन्हें कुछ समय के लिए अभिशापों से सुरक्षित बना दिया था। पंकज यादव एक कदम भी पीछे हटे बिना 30 से अधिक कंकाल योद्धाओं का सामना कर रहा था। सहायक उस पर लगातार ठीक करने वाले कौशलों का उपयोग कर रहा था। राजवीर जिंदल ने महसूस किया कि उसने पहले रुद्र प्रताप सिंह को आसानी से 2 कारणों से मारा था। पहला, रुद्र प्रताप सिंह उससे बहुत अधिक उच्च स्तर का नहीं था। दूसरा, नरक कालकोठरी में उनके भंडारण स्थान सील थे, इसलिए वे वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते थे। स्तर 40 के व्यावसायिक पहले से ही मजबूत थे और साथ ही वे वस्तुओं का उपयोग भी कर सकते थे। उपकरणों का भी अंतर था। उनसे निपटना इतना आसान नहीं था। लेकिन तो क्या हुआ, उन्हें फिर भी मरना ही था। यदि उसके पास अस्थि कवच नहीं होता तो उस घात ने उसे निश्चित रूप से घायल कर दिया होता। वह अंत में मारा भी जा सकता था। वे दुश्मन थे, वह कोई दया नहीं दिखाएगा। कंकाल तांत्रिकों ने दुश्मन को अपनी भारी गोलाबारी से दबा दिया। पंकज यादव ने अपने दांत भींचे, ये इतने मजबूत कैसे हो सकते हैं? कप्तान, अब हम क्या करें? जादूगर ने उत्सुकता से पूछा। उसके हमले कंकाल योद्धाओं को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन उन्हें मारना इतना आसान नहीं था। तीरंदाज भी चिंतित दिख रहा था। वे भारी जादुई हमलों की बौछार का सामना कर रहे थे, अपना सिर उठाने में असमर्थ थे और भारी दबाव में थे। पंकज यादव को अब उन्हें उकसाने पर कुछ पछतावा हो रहा था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दुश्मन इतना मजबूत होगा। तत्व रानी से लड़ते हुए भी उनके पास उसकी टीम से निपटने की क्षमता थी। पीछे हटें, ऐसा लगता है कि हम केवल पीछे ही हट सकते हैं। जैसे ही उसने पीछे हटने का फैसला किया, उसने राजवीर जिंदल को अपनी ओर आते देखा। राजवीर के साथ एक सुंदर महिला थी। राजवीर ने उनकी ओर अपना हाथ उठाया, उसकी हथेली में आग की रोशनी टिमटिमा रही थी। चीखें गूंज उठीं। सहायक पर अचानक हमला हुआ। वह अपना सिर पकड़कर दर्द से चिल्लाने लगा। उसके ठीक करने वाले कौशल बीच में ही रुक गए। पंकज यादव का दबाव तुरंत बढ़ गया। कंकाल योद्धाओं के हमले उसकी ढाल पर गिरने लगे, जिससे लगातार आवाजें आ रही थीं। ढाल को चीरते हुए एक विशाल बल अंदर प्रवेश कर गया, जिससे उसे खून की उल्टी करने का मन होने लगा। सहायक खुद पर एक ठीक करने वाले कौशल का उपयोग करने में सफल रहा, लेकिन राजवीर जिंदल का दूसरा हमला आ पहुंचा। एक और चीख। सहायक अपना सिर पकड़कर जमीन पर बैठ गया। जादूगर और तीरंदाज ने तुरंत राजवीर जिंदल पर हमला किया, लेकिन राजवीर के अस्थि कवच ने उनके सभी हमलों को रोक दिया। आत्मा अग्नि लगातार जलती रही। 5 लगातार हमलों के बाद सहायक अंततः गिर गया। सहायक के बिना पंकज यादव अब और नहीं टिक सकता था। जल्दी चलो यहाँ से। जैसे ही उसने बात पूरी की, एक जोरदार धमाका हुआ। पंकज यादव एक दयनीय चीख के साथ भारी रूप से घायल हो गया। वह खून से लथपथ था। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। पंकज यादव का दिल डर से भर गया, क्योंकि कंकाल योद्धाओं की तलवारें नीचे गिर रही थीं। बिना सोचे परम रक्षा योद्धा का विशिष्ट कौशल सक्रिय हो गया। पंकज यादव ने एक जादुई तरल निकाला और उसे गटक लिया, फिर भागने के लिए मुड़ा। परम रक्षा के साथ चमकते हुए वह विद्युत तत्व की दुनिया में कूद गया, बिजली के झटकों को सहन करते हुए दूर भाग गया। राजवीर जिंदल ने उसका पीछा नहीं किया। भागने पर ध्यान केंद्रित करने वाले एक योद्धा को पकड़ना कठिन था। कंकाल योद्धाओं ने भविष्यवक्ता, तीरंदाज और जादूगर के शव उठाए और तत्व रानी की ओर दौड़ पड़े। अध्याय 150, रणभूमि संख्या 3, संकट का संकेत। उन शवों को हवा में ऊंचा फेंका गया, जो तत्व रानी की ओर गिरने लगे। कौशल, शव विस्फोट। हवा में ही उन शवों में विस्फोट कर दिया गया। विस्फोटों के बीच तत्व रानी की चीखें गूंज उठीं। अब तक लड़ाई पूरी तरह से चरम पर पहुंच चुकी थी। आधे से अधिक कंकाल योद्धा घायल हो चुके थे। तत्व रानी भी भारी रूप से घायल थी। दोनों पक्ष जीवन के बदले जीवन की लड़ाई लड़ रहे थे। राजवीर जिंदल के अचानक किए गए शव विस्फोट ने तत्व रानी को अचंभित कर दिया, जिससे वह स्तब्ध रह गई। फिर 2 और शव हवा में उड़ते हुए आए। 2 और धमाके हुए। तत्व रानी और भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसकी 4 बाजुओं में से 3 टूटकर गिर गईं। तत्वों के 4 छल्लों में से केवल पवन तत्व का छल्ला ही बचा था। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण था कि वह योद्धा पहले भाग गया था। यदि उसका भी शव विस्फोट शामिल हो जाता तो वे निश्चित रूप से तत्व रानी को मार सकते थे। योद्धाओं के पास सबसे मजबूत जीवन शक्ति होती थी, इसलिए उनके शव विस्फोट सबसे शक्तिशाली होते थे। लोहा गर्म होने पर ही वार करना चाहिए। राजवीर जिंदल ने अपने सभी कंकाल योद्धाओं को सभी कंकाल तांत्रिकों के साथ आगे भेज दिया। उसने खुद भी आत्मा अग्नि का उपयोग किया। सब कुछ दांव पर लगा दिया। हमलों के अंतिम दौर के बाद तत्व रानी एक बेबस धमाके के साथ नीचे गिर गई। तत्व रानी का वध किया। अनुभव जोड़ 2,340,000। तत्व स्फटिक X5 प्राप्त हुआ।
तत्व स्फटिक, इसका उपयोग शीर्ष स्तर के उपकरण बनाने या विराम मुक्ति ताबीज को अपग्रेड करने के लिए सामग्री के रूप में किया जा सकता है। एक ही बार में 5 तत्व स्फटिक मिलना काफी भाग्यशाली था। आमतौर पर यह केवल 3 से 4 ही मिलते थे, 5 मिलना दुर्लभ था। वेद प्रकाश के मिशन के लिए केवल 1 की आवश्यकता थी, इसलिए अन्य 4 को विराम मुक्ति ताबीज को अपग्रेड करने के लिए रखा जा सकता था। जैसे ही तत्व रानी की मृत्यु हुई, वह रहस्यमय क्षेत्र तेजी से गायब हो गया। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह ने एक बार फिर तत्व मैदान पर कदम रखा। नित्या सिंह ने राहत की सांस ली, आखिरकार काम हो गया। राजवीर ने सिर हिलाया और कंकालों को वापस बुला लिया। इस लड़ाई के बाद अधिकांश कंकाल भारी रूप से घायल हो गए थे और उन्हें ठीक होने के लिए बुलाने वाले स्थान पर लौटने की आवश्यकता थी। ओह नहीं, नित्या सिंह अचानक चिल्ला उठी। क्या बात है? राजवीर यह न जानते हुए कि क्या हुआ है, उसकी ओर मुड़ा। नित्या सिंह ने कहा, हम पहले उन लोगों के शरीरों से उपकरण निकालना भूल गए। अब जब रहस्यमय क्षेत्र गायब हो गया है तो उनके उपकरण भी चले गए हैं। राजवीर को आश्चर्य हुआ, तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। नित्या सिंह ने कहा, मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास है। तुम्हें कई कौशल वाले दस्तावेज खरीदने हैं, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की आवश्यकता होती है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं उन्हें बाद में तुम्हारे लिए खरीद दूंगी। मेरे दादाजी नवीन सिंह के पास बहुत पैसा है, मैं उनसे मांग सकती हूँ। यदि नवीन सिंह ये सुनते तो वे निश्चित रूप से खून के आंसू रोते। उनकी कीमती पोती की अभी शादी भी नहीं हुई थी, लेकिन वह पहले से ही एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रही थी। राजवीर जिंदल ने थोड़ा मुस्कुराते हुए नित्या सिंह का सिर थपथपाया, थक गई हो? चलो थोड़ा आराम करते हैं और जाने से पहले कुछ खा लेते हैं। हाँ बिल्कुल, नित्या सिंह का छोटा पेट भी भूख के मारे आवाज करने लगा। उन्होंने एक आग जलाई। राजवीर जिंदल खुद मांस भूनना सीख चुका था। शौर्य सिंह ने उसे यह सिखाया था, जिसमें विभिन्न मसाले शामिल थे। वह मांस विनिमय केंद्र से खरीदा गया अच्छे स्तर के जंगली जानवर का मांस था। नित्या सिंह ने राजवीर जिंदल के हाथों का भुना हुआ मांस खाया और उसकी आंखें खुशी से छोटी हो गईं। क्या तुम अब से हमेशा मेरे लिए मांस भूनोगे? राजवीर धीरे से हंसा, ठीक है। इस पर नित्या सिंह और भी खुशी से मुस्कुराए। वह आलस से राजवीर जिंदल के सहारे टिक गई और ऊपर तारों से भरे आसमान को देखने लगी। तत्व मैदान पर बिना किसी धुंध के वे सितारों से भरा एक साफ आसमान देख सकते थे। चमकीले बड़े शहरों की तुलना में यहाँ का आसमान और भी स्पष्ट और सुंदर था, ठीक उसी तरह जैसे इस समय नित्या सिंह का दिल। बहुत सुंदर। ... तत्व मैदान के किनारे पर दृश्य पूरी तरह से बदल गया। जमीन काली पड़ गई थी, जिसके नीचे से लगातार काला धुआं उठ रहा था और हवा में बिखर रहा था। हवा सड़ने की गंध से भरी हुई थी। पागलपन और पाताल लोक की शक्ति यहाँ फैल रही थी, जो धीरे धीरे तत्व मैदान पर आक्रमण करने का प्रयास कर रही थी। अजीब दिखने वाले पाताल लोक के दानव यहाँ घूम रहे थे। वे लालच से तत्व मैदान को घूर रहे थे, लेकिन अंदर प्रवेश नहीं कर सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे तत्व मैदान से डरते थे। राजवीर जिंदल ने पाताल लोक के दानवों को देखा और उसे पुस्तकालय में देखी गई जानकारी याद आई। पाताल लोक के दानव 2 प्रकारों में विभाजित थे। एक प्रकार वे दानव राजा और राक्षस थे जिन्हें उसने पहले देखा था। उनके पास बुद्धि थी और वे सोच सकते थे, इस मामले में वे मनुष्यों के समान थे। दूसरे प्रकार के दानव वे थे जो अभी उसके सामने थे, जैसे मानव दुनिया में हर जगह देखे जाने वाले जंगली जानवर। उनके पास बहुत कम बुद्धि थी, या यहाँ तक कि कोई बुद्धि नहीं थी। इन्हें जंगली दानव कहा जाता था। पाताल लोक के करीब की इस भूमि में जंगली दानव और राक्षस दोनों थे। किसी को भी मारने पर सैन्य अंक मिलते थे, लेकिन राक्षसों को मारने पर अधिक अंक मिलते थे, जबकि जंगली दानवों को मारने पर कम अंक मिलते थे। पाताल श्वान दानव जिन्हें राजवीर जिंदल ने पहले मारा था, वे जंगली दानव का एक प्रकार थे। एक स्तर 31 के पाताल श्वान दानव को मारने पर केवल 1 सैन्य अंक मिलता था। उसके सामने मौजूद स्तर 35 के पाताल दानव को मारने पर भी केवल 1 अंक ही मिलता, लेकिन एक स्तर 36 के पाताल राक्षस को मारने पर 100 सैन्य अंक मिलते। यह अंतर बहुत बड़ा था। वेद प्रकाश का मिशन पाताल राक्षसों को मारना था, न कि केवल जंगली दानवों को। तत्व मैदान से बाहर कदम रखते ही वे फिर से तत्व रणभूमि के क्षेत्र में दाखिल हो गए। चूंकि ये दुर्ग संख्या 3 के करीब था, इसलिए इस क्षेत्र को रणभूमि संख्या 3 कहा जाता था। जिस क्षेत्र में राजवीर जिंदल पहले गया था, उसे रणभूमि संख्या 1 कहा जाता था। धुंध ने उन्हें फिर से घेर लिया, जो दुर्ग संख्या 1 के द्वार की तुलना में और भी घनी थी। यह पाताल लोक की शक्ति थी। पाताल लोक के जितना करीब जाओगे, धुंध उतनी ही घनी होती जाएगी। नित्या सिंह ने अपना मुखौटा हटाया और कुछ सांसें लीं। पाताल लोक की गंध बिल्कुल सुखद नहीं है। उस गंध में एक सड़न थी। उसे यह पसंद नहीं आई। राजवीर जिंदल को भी ये पसंद नहीं आए, लेकिन वे इससे बच नहीं सकते थे, केवल खुद को ढाल सकते थे। देर सबेर उसे पाताल लोक का सामना करना ही होगा, यहाँ तक कि उसमें प्रवेश भी करना होगा।
यह मानव व्यावसायिकों की जिम्मेदारी थी। राजवीर जिंदल और नित्या सिंह के आने ने पास के दानवों का ध्यान आकर्षित किया। कई दानवों ने तुरंत उन दोनों पर धावा बोल दिया। कंकाल योद्धा उनका सामना करने के लिए प्रकट हुए। पाताल नरभक्षी। स्तर 35, शक्ति 6000, गतिशीलता 5000, आध्यात्मिक शक्ति 3000, शारीरिक गठन 6000, कौशल दहाड़। पाताल नरभक्षी नाम का ये दानव पाताल लोक में पाया जाने वाला एक बहुत ही सामान्य प्रकार का जंगली दानव था। इसके गुण पाताल श्वान दानवों से केवल थोड़े ही अधिक थे, जो स्तर 36 के पाताल श्वान राक्षसों से कहीं कम थे। ये सबसे निचले स्तर के दानव थे। ऐसा कहा जाता था कि पाताल लोक में ऐसे निचले स्तर के दानव अनंत थे, जिन्हें कभी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता था। कंकाल योद्धाओं ने उन्हें 2 या 3 चालों में आसानी से हरा दिया। स्तर 35 के पाताल नरभक्षी का वध किया। अनुभव जोड़ 175,000, सैन्य अंक जोड़ 1। नरभक्षी का पंजा प्राप्त हुआ। कोई आश्चर्य नहीं, केवल 1 सैन्य अंक मिला और 1 अंक पाने के लिए 2 नरभक्षियों को मारना पड़ा। आखिरकार आधे सैन्य अंक नित्या सिंह के पास जा रहे थे। नित्या सिंह ने अपना सिर पीछे झुकाया, अपनी सफ़ेद पतली गर्दन को दिखाते हुए मजाक किया, मुझे अपने साथ एक बोझ की तरह लाने पर न केवल तुम्हारा अनुभव आधा हो रहा है, बल्कि तुम्हारे सैन्य अंग भी विभाजित हो रहे हैं। क्या तुम्हें कोई पछतावा है? राजवीर जिंदल ने बिना कुछ कहे बस उसका सिर थपथपाया। सब कुछ बिना शब्दों के ही समझ आ गया था। यहाँ पाताल नरभक्षी प्रचुर मात्रा में थे, हर जगह पाए जाते थे। राजवीर जिंदल ने यहाँ कई अन्य व्यावसायिकों को भी दानवों का शिकार करते देखा। यद्यपि प्रत्येक दानव केवल 1 सैन्य अंक देता था, लेकिन ये जुड़कर एक अच्छी संख्या बन जाता था। कम से कम ये सुरक्षित था। जब तक वे बहुत गहराई में नहीं जाते तब तक कोई खतरा नहीं था। यहाँ सबसे खतरनाक बात पाताल राक्षसों से सामना होना था। पाताल राक्षसों के पास जंगली दानवों को आदेश देने की क्षमता होती थी। उनके आदेश पर आसपास के दानव मानव व्यावसायिकों को घेरने और उन पर हमला करने के लिए आ जाते थे। अधिकांश मानव व्यावसायिक तत्व मैदान के करीब रहना पसंद करते थे। यदि कोई खतरा होता तो वे तत्व मैदान में भाग सकते थे। पाताल राक्षस और दानव अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते थे। तत्व मैदान में कुछ ऐसा था जिससे वे डरते थे। केवल वे लोग जो खुद पर पूरी तरह आश्वस्त थे या छोटे दल ही रणभूमि संख्या 3 की गहराई में जाने का साहस करते थे। वे सैन्य अंक अर्जित करने के लिए विशेष रूप से राक्षसों का शिकार करते थे। ऐसे लोगों को राक्षस शिकारी कहा जाता था। राजवीर जिंदल ने आगे का रास्ता साफ करने के लिए 5 कंकाल योद्धाओं को बुलाया। रास्ते में बहुत अधिक दानव नहीं थे। वे वैसे भी 2 या 3 चालों में मारे जा रहे थे, इसलिए 5 कंकालों या 50 कंकालों में कोई अंतर नहीं था। उसका गंतव्य रणभूमि संख्या 3 का सबसे गहरा हिस्सा था, जहां धुंध सबसे घनी थी, पाताल लोक के सबसे करीब। यदि राक्षस प्रकट होते तो वह वहीं होता। रणभूमि संख्या 3 बहुत बड़ी थी। दोनों आधा दिन चलने के बाद बमुश्किल केंद्रीय क्षेत्र को पार कर पाए। केंद्रीय क्षेत्र को पार करने के बाद पाताल दानवों की संख्या स्पष्ट रूप से बढ़ गई। इस बिंदु पर राजवीर जिंदल ने 5 और कंकाल योद्धाओं को बुलाया। केंद्रीय क्षेत्र को पार करने के बाद मानव व्यावसायिकों की संख्या बहुत कम हो गई थी। जो लोग यहाँ काम कर सकते थे वे या तो दलों में थे या खुद पर बहुत आश्वस्त राक्षस शिकारी थे। नित्या सिंह ने धीरे से कहा, पता नहीं हमारा सामना पाताल राक्षसों से कब होगा। वे लोग चूहों से भी ज्यादा गहराई में छिपे रहते हैं। राजवीर जिंदल ने शांत भाव से आगे देखते हुए कहा, हम उनसे मिलेंगे। सैन्य अंकों को थोड़ा थोड़ा करके कमाना बहुत धीमा था। आधे दिन में उन दोनों ने केवल 50 अंक अर्जित किए थे। इसका मतलब था कि उन्होंने कुल मिलाकर केवल 100 पाताल दानव मारे थे। राजवीर जिंदल की नज़रें और गंभीर हो गईं। उसने महसूस किया कि आगे कुछ गड़बड़ थी। ऊर्जा हिंसक रूप से उतार चढ़ाव कर रही थी। अचानक आसमान में रोशनी का एक गोला फट गया। एक संकट का संकेत। आगे कुछ घटित हुआ है।